जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया कंफर्म करने के लिए। अच्छा, आप लोगों को याद होगा काफ़ी दिनों बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। हमने ईद से पहले क्लास की थी, देन ईद आ गई। ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, तो उसमें हमने जो मोटी मोटी चीज़ें पढ़ी थी, उसमें मैं ब्रीफली, मैं पढ़ा नहीं रहा, बस दिखाने लगा आपको। हमने प्रियम्बल के बारे में डिस्कस किया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का प्रियम्बल ये बातें करता है। ठीक है, प्रियम्बल होता है क्या, वो आपको हल्का सा बताया। ठीक है। फिर आपको बताया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इतने सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, डिवीजन हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट जो क्लास 1 थी उसमें हमने डिस्कस की। ठीक है। होपफुली मतलब आप लोगों ने क्लास पहले अटेंड की होगी। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी तो आप अपना अपने एडमिन से रब्ता करके तो लेक्चर का लिंक ले लीजिए। ठीक है। देन जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के क्या क्या हेडिंग्स हैं वो बताई गई हैं। ठीक है। देन आपको बताया था शेड्यूल्स में, मैंने कहा था शेड्यूल वैसे तो 14 तक हैं, लेकिन हम दो शेड्यूल जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी आपको सिर्फ मैंने कहा था कि देख लीजिएगा, वो कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या हो सकता है, कोई किसी सिर्फ बैंकों से मुतालिक हो, कोई सिर्फ रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हो उनके मुतालिक हो। वालेकुम सलाम। तो उसके बाद आप कह लीजिए, हमने कहा था कि हमने स्टार्ट ये किया था, कुछ सिंपल। आपके पास कोई बंदा आया, जी मुझे आप FBR के साथ रजिस्टर्ड करवाएं। ठीक है। तो हमने अगर उसको रजिस्टर्ड करवाना है तो आप ये कह लें कि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली टैक्स। हमें इस कोर्स में पढ़ने क्या चीज़ थी, एक टैक्स पढ़ना था, एक कॉर्पोरेट पढ़ना था। कॉर्पोरेट से मुराद ये है कि बिजनेस को कोई पहचान दिलवाना। ठीक है। यानी कि आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे चलेंगे, पार्टनरशिप के तौर पे चलेंगे, कंपनी के तौर पे चलेंगे, किस तरह से चलेंगे वो चीज़। ठीक है। तो हमने अभी सिंपल ये डिस्कस किया था कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसने सैलरी की रिटर्न फाइल करनी हो, उसने बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी हो, उसने कोई सी भी रिटर्न फाइल करनी है, वो आपके पास आता है, वो बोलता है कि भाई मुझे आप NTN बना के दें। तो हमने कहा था कि उसकी फिर हम एनरोलमेंट कह लें या कह लें रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं किसके पास, FBR के पास। ठीक है। तो एक इंडिविजुअल भी FBR के साथ रजिस्टर्ड हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड हो सकती है। ठीक है। इवन के कोई फॉरेन नेशनल हो तो वो भी रजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है तो वो मोहम्मद नसीर साहब बाद में पूछिएगा। ठीक है। ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बताई हैं। ठीक है। NTN क्या होता है, इसके साथ जो मैंने सेक्शन वगैरह था ये लिंक करके सारी चीज़ें आपको लास्ट क्लास में बताई थी। फिर मैंने आपको कहा था चैप्टर 9 है जो रजिस्ट्रेशन से मुतालिक है। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 181 सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है। ये सारी चीजें थी जो लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे। ठीक है। यहाँ तक अगर आपका क्लास के स्टार्ट में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक मतलब जो लास्ट क्लास में। Since this is my first class, and can I have the lecture for the first or session that you have conducted? So better to look into it. Thank you so much. शुएब गुलाम साहब, आई होप एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर, आई डोंट नो टू होम यू आर कनेक्टेड विद। तो जिस कोऑर्डिनेटर ने आपको मतलब हु एडेड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू हैव टू कॉन्टेक्ट them। ठीक है। either he is either he or she। ठीक है। ask him to provide the lecture। ठीक है। for the link for the same। ठीक है। Thank you तो so much. आपको वो आपको लिंक दे देंगे, आप उसको असेस कीजिएगा। तो वैसे तो अभी इस लेक्चर का भी उसके साथ कनेक्टिविटी है, लेकिन इवन देन आप उसको अटेंड कर लेंगे तो ये लेक्चर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है। Thank you. थैंक यू। यहाँ तक किसी बंदे का क्वेश्चन है जी? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी। सर, अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड है और पार्टनरशिप बिजनेस ने बैंक में कोई अकाउंट ओपन नहीं करवाया, तो भाई उसकी अभी टैक्स फाइल। पार्टनरशिप नहीं, अभी पार्टनरशिप पे जाएंगे, जरूर बताऊंगा अपने भाई को। ठीक है। अभी हम इंडिविजुअल किया था, स्टेप बाय स्टेप चले, चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आपको लास्ट टाइम मैंने जब विजिट करवाया था मैंने कहा था ये FBR की मेन वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके हमने, डायरेक्ट भी आप आ सकते हो लेकिन मैं मेन वेबसाइट के जरिए वहां पे लैंड करता हूँ। आईरिस पे जाते होते हैं, यहाँ पे आके हमने क्या किया था जी, लाइनें ना लगाएं भाई। यहाँ पे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन करके ये फॉर्म फिल किया था, आपको याद होगा। तो मैंने कहा था आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गया। ठीक है। वो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल पे, ये सारी स्टोरी लास्ट क्लास की थी।
इसके बाद मैंने आपको प्रोफाइल के अंदर जो चीज़ें थी, आई होप ये प्रोफाइल का सेक्शन आपको याद होगा, ये सारा पढ़ाया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हो, पिन भी चेंज कर सकते हो, ये सर्टिफिकेट भी आपको ओपन करके दिखाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें तो लास्ट क्लास तक ख़त्म हो गई थी। आज हम करने ये जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी बंदा आता है ना, सिंपल, वो कहता है कि मुझे आप जी फाइलर करें, तो चीज़ ये बता दो कि जो फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट था ना, ये अब कानून के मुताबिक नहीं रहा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बल्कि अब इसके लिए एक कंसेप्ट हुआ है एक्टिव और इनएक्टिव का। वो जो तुम बता रहे थे सीन बहुत अच्छा है, वो 35 तक का देगा, आईफोन की टक्कर का है। हाँ, कौन सी कंपनी का है? 35 से 60 तक का जो है। अच्छा जी, ये लोग, आप लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट ख्याल किया करें कि अब बातें पीछे करने लग जाते हैं, बाकी क्लास डिस्टर्ब होती है। एक्टिव, नॉन एक्टिव, अब ये वाला कंसेप्ट चलता है। अब ये वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, जो हम कहते थे ना फाइलर नॉन फाइलर, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। एक्टिव से क्या मुराद है? एक्टिव इन एटीएल। अब ये चीजें ऐसे ऐसे सारी आपको क्लियर होंगी, ठीक है, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं। नॉन एक्टिव इन एटीएल, ठीक है। अब एटीएल क्या है? ये है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है कि एक डायरेक्टरी है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर गवर्नमेंट उन लोगों के नाम डाल के रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, जो टाइम पे रिटर्न अपनी फाइल करते हैं या फिर लेट फाइल करते हैं, मतलब ड्यू डेट के बाद। जैसे हमारा बिजली का बिल आता है, हम लेट भी जमा करवाते हैं, तो लेट हम जमा करवाते हैं तो हमें फिर डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी पड़ती होती है, आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद बिल की कुछ और अमाउंट होती है, ठीक है। तो सेम लाइक डैट, जो आपका एटीएल है, ये एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर आप टाइम पर रिटर्न फाइल करेंगे वैसे आ जाएगा, टाइम के बाद करेंगे तो आपका कह लीजिए कि वो पेनल्टी आपको जमा करवानी पड़ेगी, नाम फिर भी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आगे आल दो हमने चाह के डिटेल से डिस्कस करनी है, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि एक्टिव इनएक्टिव का ये कंसेप्ट। अब यहाँ तक रजिस्टर्ड करके आप किसी भी बंदे का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इवन सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं इसी पोर्टल के जरिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला एरिया, आपको याद होगा हम बेसिकली बिजनेस इनकॉर्पोरेशन का एरिया डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक मिनट स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने स्टार्ट क्योंकि किया था इनकॉर्पोरेशन का एरिया, हमने कहा था बिजनेस होगा तो वो आगे फिर बातें चलेंगी कि अच्छा टैक्स देना है नहीं देना, ठीक है। तो हम क्योंकि पहले लम्हे में सोल प्रोप्राइटर पे, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है आपको बताया था, एक सिंगल पर्सन होगा जो बिजनेस रन कर रहा होगा, वही इन्वेस्ट करता है, वही प्रॉफिट एंड लॉसेस को फेस करता है, सारी चीजें उसी की होती हैं, ठीक है। तो अब सोल प्रोप्राइटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा था सबसे पहले तो आप अपना एनटीएन लेंगे। इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने के बाद, आईआरएस के बाद आपको समझो एनटीएन इशू हो गया। अब एनटीएन क्या है? वो सेक्शन 181 के अकॉर्डिंग 2015 के बाद जो आपका सीएनएसी नंबर है वही आपका एनटीएन, ठीक है। ये वाली बात आपको कानून से मैंने दिखाई थी। अब जी मैंने सोल प्रोप्राइटर करना है तो मैं क्या करूं? आपको जाना है जी रजिस्ट्रेशन के टैब पे, ठीक है। ये टॉप पे रजिस्ट्रेशन के टैब पे जाना है, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन के टैब पे जाएंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आपने यहाँ पे आना है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन हो रही है, जो अभी हमने फॉर्म सबमिट पीछे किया होगा लास्ट क्लास में जिसको डिस्कस किया था, उस फॉर्म के अंदर तब्दीली कर रहे हैं। कौन सी तब्दीली कर रहे हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट, हालांकि या तो ये होता पोर्टल पे रजिस्टर्ड करते हुए पोर्टल हमें बताता कि आप कोई बिजनेसमैन है या कोई सैलरी वैलरी वाले बंदे हैं, क्योंकि बिजनेस ये पोर्टल नहीं पूछता, तो फिर ये नॉर्मली इसको ट्रीट करता है कि यार कोई सैलरी वैली वाला ही बंदा होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो बिजनेस नहीं करता, बिजनेस के अलावा वाला कोई बंदा है। वो नॉर्मली मैं यही कहूंगा कि वो सैलरी वाला है, या जिसको सैलरी के अलावा कहीं प्रॉपर्टी से इनकम आती है या कहीं और से इनकम आती है, ठीक है, कहीं और से क्या कैपिटल गेन आता है उसको, ठीक है, अदर सोर्स इनकम है। खैर अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई बंदा जो बिजनेस करता है लेकिन वो सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करें? वो जो फॉर्म सबमिट किया था उसको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप याद रखिएगा ये बंदा या बंदी जिसका मैंने फॉर्म फिल किया कर रहा हूँ, ये हमारे ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट हो रही है।
तो ये किस साल से अमेंडमेंट हो रही है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट का टैक्स ईयर का कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके साथ टैक्स ईयर का कंसेप्ट जरूरी है ताकि आपको आइडिया हो। तो 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं टैक्स ईयर की स्लाइड को ओपन कर लूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, बताते हैं जी, बताते हैं। हर कानून का, अच्छा एक बात याद रखूं, यहाँ ना तो मैं आपको प्योरली वकील बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है, वकील से मुराद आप कहें जी कानून पढ़ाई जा रहा है, ना ही मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए आया हूँ, मैंने दोनों चीजें आपको करवानी। और वही लोग, जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने कहा था कि आपको भी अच्छा लग रहा है कानून को और प्रैक्टिकल को पढ़ के, और मुझे भी इस तरह से दोनों चीजों को कोरिलेट करके बढ़ाने में ऐसा लगता है कि बंदे की मैं पिलर सेट कर। तो सुने, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसका सेक्शन 4 जो है ये चार्जिंग सेक्शन है। क्या है? चार्जिंग। मोबाइल वाली चार्जिंग नहीं मेरा भाई, आपको वही याद आ गया। ये चार्जिंग है आपकी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लगेगा किस पे। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 बताता है कि इनकम टैक्स देना किस किस बंदे ने है। ये मैं रिपीट कर दूंगा भाई, सब्र करें। तो इसमें सबसे पहले वो कहता है कि सबसे पहले तो आप बात याद रखिए, मैंने सिर्फ एक सेक्शन को रिपीट किया यहाँ पे। वो कहता है, याद रखिए, नोट फरमा लें, इनकम टैक्स जो है, ये सबसे पहले हेडिंग है सेक्शन 4 की, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्स आपने देना होता है टैक्सेबल इनकम। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि कोई भी बंदा आपके पास आता है, वो लोग, बड़े सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो समझते हैं कि इनकम टैक्स में, एफबीआर में रजिस्टर्ड होने का मतलब ये है कि हमने टैक्स देना शुरू करना है या हमें टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज समथिंग रॉन्ग। टैक्स तब होता है अगर आपकी कोई इनकम हो, वैसे आप रिटर्न फिर भी फाइल कर सकते हो। बाय लॉ अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हो, आप कहते हो कि मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, तो मेरी तो कोई इनकम नहीं है तो मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, तो मैं आपको जवाब दूंगा जी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टैक्स आप तब देंगे जब टैक्सेबल इनकम होगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है, आप कहें जी मेरे पास बाइक है तो क्या मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल डलवाना पड़ेगा। आप कहते हैं मेरे पास साइकिल है जी, क्या मैं पेट्रोल डलवाऊं? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं डलवाना। आप कहेंगे नहीं यार उस पर तो सफर होता है तो उस पर क्यों नहीं डलवाना? मैं कहूँगा भाई उसके फंक्शन अलग है, साइकिल के बाइक के अलग है, सिर्फ बाइक वाले को, गाड़ी वाले को तेल डलवाना है, ठीक है। तो इस तरह इनकम होना मैटर नहीं करता, लेकिन इनकम वो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, यानी जैसे मैंने कहा कि बाइक है तो फिर पेट्रोल डलवाओगे, बाइक साइकिल है तो फिर नहीं। इससे टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है? टैक्सेबल इनकम को भी उसने एक सेक्शन में डिफाइन किया, आगे चल के हम देखते हैं, ठीक है जी। किसी और बंदे को भी आवाज में कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही है या कोई मसला आ रहा है तो मुझे कंफर्म कर दें। Hey, everything is okay, but I had a question. जी जी। Uh, just in case, let's say if a company starts paying his salary to these employees, let's say from March. Shoaib, sorry for interruption. I totally understood your question, which you want to convey to me. This shall be discussed in the upcoming classes, inshallah, and you Sure. can seek guidance from me after the class by calling to me. ठीक है? No problem. Take it. Thank you. Thank you. अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है कि इनकम टैक्स आपका इम्पोज होता है टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सेक्शन 1 अगर आपको बढ़ाओ तो कहता है इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज, लगाया जाएगा। इम्पोज से मुराद है लगाया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, लिया जाएगा। ईच टैक्स ईयर, हर साल में। ये टैक्स ईयर में इधर इसलिए आ गया हूँ क्योंकि टैक्स ईयर की आपकी कनेक्शन उधर जो भी मैंने फॉर्म पढ़ाना था उसके साथ है, और ये पूरे कानून में चलता रहेगा कंसेप्ट। फिर स्पेसिफाइड रेट्स पे, रेट्स का देखना हो तो आपको मैंने बता दिया था कि फर्स्ट शेड्यूल को आप जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट शेड्यूल में किस चीज पे क्या रेट है, ठीक है। हर बंदे से, मैंने आपको कहा था कि पर्सन से मुराद ये बंदा नहीं लेता,
इनकम टैक्स का कानून, बल्कि इसकी टर्मिनोलॉजी में पर्सन की जो डेफिनेशन है सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल भी है, पर्सन से मुराद कंपनी भी है, पर्सन से मुराद एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, यानी कि पार्टनरशिप। यानी कि ये 5-7 चीजों को मिला के पर्सन का वर्ड यूज करता है। ठीक है, जब ये कहेगा कि ये टैक्स पर्सन पे लगेगा, तो आपने पर्सन से मुराद वो पर्सन नहीं समझना जो इंग्लिश वाला पर्सन है, आपने कहना है पर्सन से मुराद है आपका कंपनी भी, ये भी, वो भी, ये भी आपको आगे चल के अभी बताता हूँ। अच्छा, हर साल उन रेट्स पे, रेट्स का आपको बता दिया फर्स्ट शेड्यूल में देखना है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करने वाला फर्स्ट शेड्यूल को, क्योंकि अप टू सम एक्सटेंट मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में, बल्कि ओरिएंटेशन में भी बता दिया था। ठीक है, हर पर्सन से। ठीक है, उसके बाद टैक्सेबल इनकम पे, तो चलो हम टैक्स ईयर को पहले पढ़ते हैं कि ये क्या है। रेट्स वाली बात मैंने आपको बता दी, फर्स्ट शेड्यूल को आप देखेंगे, पर्सन को अलग से देखते हैं, टैक्सेबल इनकम को देखते हैं। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे लैंड किए थे टैक्स ईयर के कंसेप्ट के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लैंड किए हैं तो ये तीनों चारों कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अब आपको आइडिया हो गया कि टैक्सेबल इनकम पे हर साल स्पेसिफाइड डेट पे हर पर्सन टैक्स देगा। तो चलें जी, हम टैक्स ईयर की बात करते हैं। टैक्स ईयर को इसने जाके सेक्शन 74 में डिफाइन किया। इसने जाके बोला, कहता है कि आपको बताऊं, ये क्या हो गया जी, एक मिनट। स्लाइड मेरे ख्याल मिसप्लेस हो गया, मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही खोल लेता हूँ। ठीक है, वहां से आपको बहुत इन डेप्थ नहीं, मैं एक बर्ड्स आई व्यू लेकिन एक डिसेंट वे से आपको देता हूँ। ठीक है, सेक्शन 74 पे जाएं, ये गवर्नमेंट के माली साल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मैं आपके सामने इसको ओपन करता हूँ कानून के अंदर से, लेकिन मैं आपके साथ इन द मीनवाइल स्लाइड शेयर कर दूंगा आसान अल्फाज में। अच्छा जी, याद रखिएगा गवर्नमेंट का माली साल जिसको टैक्स ईयर बोलते हैं, इट इज ऑफ 3 काइंड्स। ये समझना क्यों जरूरी है, यकीन करें कि बड़े सारे लोग इसी चीज में घूमते रहते हैं। वजह यह है कि जब आप किसी स्पेशल टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल करते हैं या किसी को नोटिस आ जाता है, तो ये नहीं पता चल रहा होता कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट का नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है। बेसिकली जो टैक्स ईयर का कंसेप्ट है ये 3 किस्म का हो सकता है। एक को बोलते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, एक को बोलते हैं स्पेशल टैक्स ईयर, और एक को बोलते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑफ 12 मंथ्स, याद रखें। ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 मंथ्स का होगा। ठीक है, ये भी आपका 12 मंथ्स का होगा। अच्छा, ये भी 12 मंथ्स का होगा। उसके बाद नंबर 2 पे नॉर्मल टैक्स ईयर ऑलवेज, ये जुलाई से स्टार्ट होगा और ये जाएगा आपके जून। ठीक है, एक साल स्टार्ट होगा और अगले साल के जून तक जाएगा। लेट्स सपोज ये अगर जुलाई 2022 से स्टार्ट होता है तो ये जाएगा जून, 30 जून 2023 तक, तो ये 12 मंथ पूरे हो गए। अब ये गवर्नमेंट का जो माली साल माना जाएगा ये 2023 माना जाएगा। इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि दिस इज नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 टू 2023, लेकिन एक्चुअली अभी मैं लॉ में दिखाऊंगा ये 2022 टू 2023 लॉ ये नहीं बोलता, बल्कि लॉ इस ऑप्शन को वो पसंद करता है जो लॉ ने लिखी हुई है आपके सामने, अभी मैं खोल के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सही 2022 का साल नहीं होगा?
नहीं 2022 का नहीं होगा, कानून में भी दिखाता हूँ भाई, ये 2023 होगा, इसलिए मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, कानून से भी सारा रेफर करूंगा, अभी रेफर करूंगा, बस वेट करें। अच्छा, ये हो गया जी आपका गवर्नमेंट का माली साल 2023, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है तो 12 महीनों का, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। मतलब अगर वो जुलाई से जून तक जाता था तो हो सकता है ये अगस्त से स्टार्ट हो 2022 से, और ये जाए आपके जुलाई 2023 तक। ये भी हो सकता है कि ये स्टार्ट हो आपका कहाँ से, सितंबर 2022 से लेट्स सपोज, और ये जाए अगस्त 2023 तक, ठीक है। दिस कैन बी पॉसिबल, समझ रहे हैं बात को? यानी कि ये 12 महीने ही बन रहे हैं, आप काउंट कर लें। और ये भी हो सकता है कि जनवरी 2022 से स्टार्ट हो, ये दिसंबर 2022 तक जाए, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के होगा, 12 महीनों का पीरियड होगा, लेकिन इसमें नॉर्मल टैक्स ईयर वाला पीरियड उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसको भी अभी पोर्टल पे इसकी परमिशन कैसे लेते हैं, एप्लीकेशन कैसे देते हैं, ये भी अभी आपको बताऊंगा कि नॉर्मल टैक्स ईयर होगा तो आप स्पेशल टैक्स ईयर में कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि लगे हाथों इसको भी हम करते जाएंगे। अच्छा, अब मैं मिसाल देता हूँ कि अब ये नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हुई है, थोड़ा सा मुझे यहाँ तक बता दें। यस सर। तो थोड़ी बहुत समझ आई है। थोड़ी बहुत समझ आई है, अच्छा चलें, बाकी भी आ जाएगी, आपने इसको। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज का होता है, मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर होता है और उसकी एंडिंग होती जी है जी, ये दिसंबर अच्छा में। इसके लिए एफबीआर ने कुछ, एक तो होता है हम खुद से स्पेशल टैक्स ईयर ले सकते हैं, एक ऑप्शन क्या है, हम उनके खुद काम की से, नौयत ऐसी है ना सर। हाँ तो हाँ मैं अभी बताता हूँ। कुछ कंपनीज को आपने एफबीआर ने एक एसआरओ जारी करके, एसआरओ क्या होता है पढ़ा हुआ है, एसआरओ जारी करके बोल दिया कि ये एंड ये कंपनियां, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शुगर कंपनियां, राइस मिल्स, ये टैक्स ईयर फॉलो करेंगी, फलां वाला स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करेंगी, नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो नहीं करेंगी। एक तो वो होगा जिनको एफबीआर ने खुद बोल दिया, एक वो कंपनियां हैं जिनको हम खुद परमिशन लेके देते हैं, यानी कि वो, उनको एफबीआर ने नहीं बोला, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि उनको क्या हो, परमिशन दिलवाई जाए, ताकि वो क्या कर सकें, स्पेशल टैक्स ईयर को ऑप्ट कर सकें। उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कमिश्नर साहब को, सेक्शन 74(3) के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन जस्ट वेट अ व्हाइल, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज देख लें कि नॉर्मल का आपको आई बिलीव पता चल गया, स्पेशल का भी आपको हॉनो हो गई है, ठीक है। अभी इसको 1 मिनट के लिए लॉ पे लेके जाता हूँ, फिर वापस लैंड करवाता हूँ, और फिर ट्रांजिशनल का आपको बताता हूँ। अगर लॉ पे हम जाएं, कानून के अंदर आप देख लें, ये क्या बताता है, ये जो सब सेक्शन 1 है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर को डिफाइन करता है। क्या लिखता है, अच्छा ये वाली चीज मैं बढ़ाने को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको फॉर द टाइम बीइंग इंटेंशनली आगे जब लॉ की इंटरप्रिटेशन बताऊंगा तब बताऊंगा, ये पहले वाला पॉइंट काट दिया। द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अभी आपने देखा, मैंने कहा नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीनों का पीरियड होगा, एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। अब ये देखें, जून की 30 को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल टैक्स ईयर की बात कर रहा है, स्पेशल टैक्स ईयर की बात कर रहा है। खुद उसने नॉर्मल बोल टैक्स ईयर दिया की। मैं नॉर्मल टैक्स ईयर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल टैक्स ईयर। शाबाश। एंड अच्छा, वो बोलने के बाद आप साथ म्यूट अपने आप को रखा करें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, आप बोलते हैं, मैं पसंद करता हूँ इस चीज को, लेकिन आप साथ म्यूट किया करें ताकि ये ना हो डिस्टॉर्शन। अच्छा, एंड शेल नॉट में, अब इस पॉइंट को छोड़ दें एक दफा, शेल बी डोनेटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सैड डेट फॉल। ये सैड डेट से क्या मुराद ले रहा है, ये कह रहा है 30 जून, ठीक है। कहता है कि इसको उस कैलेंडर ईयर से डोनेट करेंगे जिसमें क्या आएगा, 30 जून आएगी। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जनवरी से दिसंबर तक का, क्या जनवरी से दिसंबर तक का। कहता है बात याद रखो, दरमियान में यहाँ की आता है जून, जून आता है, लेट्स सपोज ये 2022 चल रहा है, 2022 जनवरी से 2023 जनवरी, लेट्स सपोज 22, ठीक है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022, ये वाला आपका ईयर चल रहा है। अगर ये वाला ईयर आपका चल रहा है लेट्स सपोज, ठीक है, तो दरमियान में यहाँ पे 2022 कहीं आएगा जून। कहता है कि जिस
कैलेंडर ईयर में, ये 2022, जिस कैलेंडर ईयर में ये सैड डेट से क्या मुराद है, 30 जून आती है, आपका वो माली साल माना जाएगा। ये वाली बात अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। इधर मैंने आपको बोला था कि ये 2022 आप बोलेंगे ना, कि इसको 23 बोलेंगे ना, कि आप उसको 22 बोलेंगे। क्यों मैंने ऐसा बोला? इसकी वजह ये थी, आप जानते हैं कि कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा है जिसमें जून आ रहा है? 22 में जून आ रहा है या 23 में जून आ रहा है? 23 में आ रहा है। ये कानून से मैंने बताया भाई, ये कोई मेरा अपना वो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, आप लॉ को पढ़ लें, ठीक है, आपको पता चल जाए। ठीक है, ये बात होगी, नॉर्मल टैक्स ईयर को उसने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब स्पेशल टैक्स ईयर है, वेयर अ पर्सन इनकम ईयर अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस, इसको छोड़ दें। ये वो बात कर रहा है 1979 का जो कानून था, इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर। अगर किसी बंदे का मनसूख शुदा कानून के मुताबिक कोई और टैक्स ईयर हो, या एक पॉइंट है कि पुराने कानून के मुताबिक कुछ और हो, या वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां पे उसको किसी बंदे को इजाजत मिल जाए। यहाँ पे अगेन पर्सन से मुराद आप और मैं नहीं है, बल्कि पर्सन की डेफिनेशन हमने भी पढ़नी। वेयर अ पर्सन इज अलाउड बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 को भी फॉर द टाइम बीइंग भूल जाएं, मैं ये नीचे वाला पॉइंट बढ़ाता हूँ। Pardon, please. We are on Excel sheet, please. ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे वेयर अ पर्सन इनकम ईयर, ठीक है, We are still यहाँ on पे Excel. जी, It's okay now. वेयर अ पर्सन इनकम अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस, इसको छोड़ दें, ये 1979 के कानून की बात कर रहा है, जो मैंने लास्ट क्लास में रेफर किया था। हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से पहले 1979 का कानून था, लॉ था। अब कहता है कि पुराने कानून के मुताबिक अगर किसी बंदे का इनकम टैक्स ईयर वो जुलाई से जून के अलावा कोई था, या उस किसी बंदे को इजाजत मिल गई हो, इजाजत कैसे मिलेगी, वो इजाजत लेगा, इजाजत कैसे लेगा, उसके बारे में सब सेक्शन 3 में तरीका लिखा हुआ है। हम नीचे जाके उसको पढ़ते हैं कि इजाजत लेने का तरीका है क्या, कि अगर आप टैक्स ईयर चेंज करना चाह रहे हैं। टू यूज आर 12 मंथ्स पीरियड डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, अगर एक बंदा इजाजत ले लेता है कि मैंने नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के चलना है, सच इनकम टैक्स ईयर वो जो हट के चल रहा है वो, या फिर पुराने कानून के मुताबिक किसी और का कोई और टैक्स पीरियड है नॉर्मल से हट के, वो बात समझे, किसी का पुराने कानून के मुताबिक कोई और टैक्स ईयर चल रहा था, वो बंदा हो, या फिर कोई बंदा इजाजत ले ले, दोनों को वो कहता है, उस बंदे के टैक्स ईयर को हम बोलेंगे कि वो वाला टैक्स ईयर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर है। ठीक है, और उसको डोनेट किया जाएगा कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विद द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉर्म। बड़ी उसने लफाजी मुश्किल करके बताया, इसको मैं आसान करके अभी आपको बताता हूँ कि स्पेशल टैक्स ईयर, वैसे तो उसने बता दिया मैंने स्पेशल टैक्स ईयर होता क्या है, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि किस नॉर्मल टैक्स ईयर में आ रहा है। इसके लिए 1 मिनट दें, मैं एक्सेल शीट पे जाता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ। जी भाई, स्पेशल टैक्स की नीड क्यों होती है पर्सन को, वो मतलब क्या जी जरूरत मैं है स्पेशल टैक्स ले? मैं परमिशन के वक्त ये बात करने वाला था, धीरज रखिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम अच्छा, दे। ठीक। अ कंपनी हु हैज ऑप्टेड, या जिसने परमिशन ले रखी है, परमिशन लेने पे अभी हम आते हैं, 22 अपना जून अपना सॉरी जनवरी 2022 से उसने दिसंबर 2022 तक अपना टैक्स ईयर बना रखा है, वो फॉलो करती है 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर 2022। ठीक है, वो ये टैक्स ईयर फॉलो करती है। अब मुझे बताओ कि लाजमी तौर पे गवर्नमेंट ने क्या करना हो, इस इनकम को अपने माली साल में लेके जाना हो कि फलां टैक्स ईयर के अंदर मुझे इतना टैक्स वसूल हुआ, तो इस कंपनी की, जिस कंपनी का नाम MNO है, MNO प्राइवेट लिमिटेड है, इसका टैक्स गवर्नमेंट अपने माली साल, मुझे ये बताएं, 2022 में वो रखे या अपने माली साल 2023 में लेके जाए, या आधा आधा लेके जाए? वैसे आपकी राय क्या है? सर 2022 में, क्योंकि स्पेशल टैक्स है ना, उसकी एंडिंग डेट आधा 22 पहले की है। किया है। जी 2022 एंडिंग होगा सर। 2022 एंडिंग डेट इसकी है ना।
अच्छा, लॉ के मुताबिक, अगर तो नहीं स्पेशल टैक्स ईयर उसने लिया हुआ है। This नहीं would लॉ के be मुताबिक आप this would गलत be कह रहे हैं। 2022. कानून कहता है, अब मैं आपको बताता हूँ, कानून बोलता है, कहता है सुनो, आप वो कहता है रुक जाओ, इस चीज को बस देखो और इसके ऑपोजिट अपने टैक्स ईयर 2 बनाओ। मैंने कहा कौन से टैक्स ईयर? उसने कहा कौन कौन सा आ रहा है, इसके ऑपोजिट नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा आ रहा है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, अगर मैं इसी टाइम को लूं तो इसके ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल 2 टैक्स ईयर आ रहे हैं। एक स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2021 से और कहां तक जाता है 30 जून 2022। एम आई राइट? एक तो ये टैक्स ईयर इसके ऑपोजिट साइड पे आता है, और दूसरा कौन सा टैक्स ईयर आता है इसके ऑपोजिट साइड पे, बल्कि इसको ऊपर लिखता हूं। दूसरा आता है 1 जुलाई 2022 तो 30 जून 2023। एम आई राइट? यस सर। जी सर। आई होप आप लोग क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। अगर इशू आ रहा है मुझे बता दें। No, we are getting your point. अच्छा, अब क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड पे 2 टैक्स ईयर आता है तो कानून कहता है कि आपने इसको नहीं देखना, बल्कि आपने अपनी लास्ट डेट उठानी है। आपने देखना है कि वो लास्ट डेट इसके दरमियान में आ रही है या इसके दरमियान में आ रही है। वो किसके दरमियान में आ रही है, अभी लॉ पे लेके जाऊंगा आपको, पढ़िएगा तो मुझे बताएं कि किसके इन बिटवीन आ रही है। It's for ending with the 30th June. 2023। 23, शाबाश। कानून कहता है कि आपका स्पेशल टैक्स ईयर होगा, स्पेशल टैक्स ईयर इसको बोलेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2023। क्या बोलेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर 2023। 2 क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कानून कहता है कि यहाँ पे आएगा। अभी कानून पे, ये मेरी कोई जुबान नहीं है भाई, ये कानून की दोबारा से पढ़ें। कहता है डोनेटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर। कहता है जो नॉर्मल टैक्स ईयर है उसका आप बनाएं, ठीक है, उसकी स्लैब बनाएं इन विद द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉर। स्पेशल टैक्स ईयर की जो क्लोजिंग डेट है किस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रही है, पढ़ लो भाई, मुतमिन हो? यस सर। Yes. चलें, उसके बाद अब आपको आई बिलीव नॉर्मल सर टैक्स इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जिस मंथ के एंड में, यानी जिस ईयर के, यानी जिस तरह 13 जून 2022 है ना या 23 है, जिस साल के एंड में उसी साल के हिसाब से हम उसको उसका टैक्स के नाम देंगे। याद रखिएगा, आसान अल्फाज में याद रखने, अपने पास टिप लिख लें। आपने स्पेशल टैक्स ईयर को लिखना है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है। जो एंडिंग डेट है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है, ठीक है, वो आपका स्पेशल टैक्स ईयर बन जाए। ठीक है जी, ओके, एग्रीड? ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, जी, अगली चीज आपको बताऊं। जी क्या जी फर्क? जी, ये फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर में क्या फर्क होता है? फाइनेंशियल जो टैक्स ईयर होता है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी माँ आपको बोलती है बेटा, आपकी शादी हुई है आपकी? नहीं, ये भी नहीं हुई। चलो अल्लाह ताला करेगा हो जाएगी। आपके अगर मिसेज आएंगी, हो सकता है वो आपको अभी अभी हो, वो आपको प्रिंस बोलती हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो टैक्स का कानून है, जब हमने इनकम टैक्स एफबीआर के पर्सपेक्टिव से देखना है, अच्छा बेबी बोलती है अच्छा, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से हमने कभी फाइनेंशियल ईयर पे नहीं जाना, हमने बोलना है टैक्स ईयर, ठीक है। हो सकता है कि एक कंपनी का फाइनेंशियल, वैसे कंपनियों ने अलाइन किया होता है, ठीक है, लेकिन देर मे बी पॉसिबल कि आपका फाइनेंशियल ईयर अलग चल रहा हो और आपका टैक्स ईयर अलग चल रहा हो। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो आपका एफबीआर वगैरह के पास होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंटिंग पर्पज के लिए जो आपका ईयर चल रहा होता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली और मोस्टली यही आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर कंपनियों ने एंड टैक्स ईयर वो एक ही रखा होता है, अलाइन रखा होता है। लेकिन टैक्स ईयर वो है जिसके अकॉर्डिंग आपने एफबीआर को अपने गोशवारे प्रेजेंट करने हैं, ठीक है, ओके। लेकिन आपके गोशवारे किस तरह प्रेजेंट होने हैं और आपने अपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, ये भी आगे चल के हम बताएंगे कि टैक्स के जो बेसिकली हम अकाउंटिंग के
अकाउंट्स को या जो खाते होते हैं उनको उठा के उनके अंदर प्लस माइनस करके तो हम कहाँ पे स्विच करते हैं, हम स्विच करते हैं टैक्सेशन के अकाउंट पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी बस आप मेरे साथ चलना है, आपको अल्लाह के हुक्म से सारी जो बेसिक्स और जो एडवांस चीजें हैं जितनी हो सकी कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल में बताएं, तो इंशाल्लाह। In other words, can we say the budgeted year is basically a financial year of a company? यस यू कैन से, यस यू कैन से। Thank you. थैंक यू। अच्छा जी, आपको एक चीज बता दूं कि ये 3 और 4 ये 2 पॉइंट हैं जो आपके बताते हैं कि कोई बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे भी जा सकता है और स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पे भी आ सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चीज को डिस्कस करें कि क्यों कोई जाएगा, पहले तो हमें ये पता हो ना ऐसा क्यों हम करें। ऑब्वियस है कि कोई नीड होगी तो हम कर रहे होंगे, उस चीज पे आते हैं। अभी मैंने ट्रांजिशनल का तो आपको बताया ही नहीं है, ठीक है, मैंने आपको ये 2 चीजें बताई। ठीक है, मोस्टली ये होगा कि बाय डिफॉल्ट जो आपको टैक्स अलॉट होता है वो नॉर्मल होता है, आप पहली लम्हे में जाते होते हो हमेशा से नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर। लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि आपका दिल भर जाए स्पेशल टैक्स ईयर से, मतलब दिल भरने से मुराद ये है कि वो जो आपको नीड थी जिसकी वजह से स्पेशल टैक्स ईयर में गए वो अब मजीद बाकी नहीं रही, या आपको वो चीजें अब सूटेबल नहीं रही, तो आप वापस आ जाओ। ठीक है, देयर में भी पॉसिबल। लेकिन अब वो नीड क्या हो सकती है, आपकी पाकिस्तान में कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी इटसेल्फ उसकी कोई औकात नहीं है, मतलब वो किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी है, बच्चा कंपनी है, छोटी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस यूएस में है या यूके में है। ठीक है, जिसका हेड ऑफिस यूएस या यूके में है। लेट्स फॉर यूनिलीवर है। अब उन्होंने कहा एफबीआर को देखें, हमारा जो स्टेट है या हमारी कंपनी का जो ऑनर है या जो भी बंदा है हमारी कंपनी को रन करता है, अब वो चाहता है वहां पे, क्योंकि यूएस में लेट्स सपोज मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, जनवरी से दिसंबर तक हमारे अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तुम लोगों ने हमें जलील किया हुआ है। पाकिस्तान में क्या जलील किया हुआ है, आप कहते हो जी हमें जुलाई से हमें दे अगले साल के जून तक। यार जब वो बंदा अकाउंट्स बनवाता है अपने अकाउंटेंट से, तो वो जब दोनों फिगर्स को ऐड करता है तो वो कहता है ये क्या जुलाई से जून के और ये जनवरी से दिसंबर के, ये तो ऐड अप ही नहीं हो पाते। क्योंकि मैंने अभी अर्जी 1 मिनट पहले की कि जो आपके अकाउंटिंग वाले अकाउंट्स होते हैं उसकी बेस पे टैक्स रिटर्न नॉर्मली फाइल होती है। तो जब टैक्स आपकी अकाउंटिंग की फिगर्स अलग चल रही हैं, मतलब जनवरी से दिसंबर तक चल रही हैं, और आप कहते हो नहीं टैक्स के मैं फाइल करूंगा जुलाई से जून, तो क्या हम दोबारा से अकाउंट्स बनाएं टैक्स के लिए, ये तो बड़ा अजीब सा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि ये एफबीआर को कहो कि हमें कंपेलिंग नीड है, हमारी मजबूरी है, ये अभी सेक्शन में दिखाऊंगा, वो कंपेलिंग नीड है कि हमें आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाने की इजाजत दें, ताकि हम अपने अकाउंट्स उसी बेसिस पे उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाएं जिस तरह से यूके में बनते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो ऑनर है बिजनेस का उसको उसी तरह से वो एक बिजनेस का ओवरऑल होलिस्टिक रिव्यू पर चले कि इतने पाकिस्तान से पैसे आए, इतने यूके से आए, इतने यूएस से आए। समझ रहे हैं बात को, नीड की भाई बात समझ लगी है? यस सर। Yes, yes, yes. तो इस तरह से मतलब डिफरेंट किस्म के सिनेरियो हो सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी, लॉ कहता है कि मुझे कंपेलिंग नीड शो कर दो, आप कह दो मिसाल के तौर पे आप ये कंपेलिंग नीड शो करते हो, भाई हमारा बिजनेस जो है ना आपने तो जून से जुलाई में कर दिया है, लेकिन जो मेरे पैसे आते हैं ना याद रखो वो अगस्त में आते हैं, और मेरा जो टैक्स ईयर है ना अगस्त में जब पैसे मेरे पास ज्यादा आते हैं ना तो मैं अमीर होता हूँ साल के एंड पे, और मैं इस टाइम टैक्स देना पसंद करूंगा। तो आप मेहरबानी क्यों नहीं करते कि मेरा टैक्स ईयर आप ऐसा करें कि स्टार्ट करें 1 सितंबर से और 31 अगस्त पे खत्म कर दें, ताकि मैं आपको बाखुशी टैक्स भी दे सकूं। समझ रहे हैं बात को? तो उन्होंने कहा ठीक है जी ये आपकी कंपेलिंग नीड है, तो ठीक है हम आपको दे देते हैं। यानी कि आपने साबित करना है कि आपके पास कंपेलिंग नीड है। ठीक है जी, ओके। तो हमने एक वक्त था कि नॉर्मल टैक्स ईयर से हम स्पेशल टैक्स ईयर में चले गए, हमने अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स ईयर करवा लिया, हम वो कर रहे थे। सर जी, एक चीज कंफर्म करनी है, क्या प्रो रेटा बेस के ऊपर टैक्स की वर्किंग होती है? नहीं, ओके, थैंक यू। बेसिकली याद रखिएगा कि टैक्स पे होता है परवीन हमेशा क्रिएट होती है, कभी भी एक्चुअल टैक्स रेट आपको नहीं पता होता, वो परवीन होती है। कल को आपको पता है जो हम एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्स पे करते हैं, आगे हम एडवांस में जाके पढ़ेंगे भी थोड़ी चीजें, ये परवीन की बेसिस पे होता है। ठीक है, और इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं जब आगे वो आपकी असेसमेंट वगैरह खुलती है ना तो तब फाइनलाइज होता है कि आपका टैक्स एक्चुअल है क्या।
सॉरी इफ आई मिस्ड बट कैन एन इंडिविजुअल आल्सो रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल टैक्स। जी बिल्कुल सर, मैं यही तो अर्जी कर रहा हूँ शान बलोच साहब। मैंने कहा है कि एनी पर्सन, कानून ने अभी सेक्शन बढ़ाता हूँ ना, वहां पे अगर लिखा हो कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता तो मुझे आप बताएं। जब कानून कहता है कि एनी पर्सन, तो इसका मतलब ये है कि पर्सन की डेफिनेशन भी आपको बढ़ाऊंगा, आपको खुद क्लियर हो जाएंगी चीजें। आप बस थोड़ा सा तम्बल के साथ सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अब वो जिस कंपनी का हमने टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल करवा लिया था, अब वो कंपनी यूके वालों ने पाकिस्तानी किसी बंदे को बेच दी जिसका नाम मिस्टर रियाज है, ठीक है। मिस्टर रियाज ने कंपनी खरीदी, ठीक है। उसने कहा यार ये क्या स्पेशल टैक्स ईयर का अलग से ड्रामा बनाया हुआ है, मुझे वापस स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर में आना है। तो वो वाला बंदा भी स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर में आ सकता है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे या वहां से वापस आएंगे, तो स्विचिंग करते हुए दरमियान में कुछ ऐसे महीने आ जाएंगे, ये मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि मैंने कोहेरेंस से पढ़ाना है। ये नहीं कि आप कहें ना कि वो फलां वाला टॉपिक अभी वो दरमियान में छोड़ के आप आ गए हैं, तो वो इंशाल्लाह टॉपिक जब मैं दोबारा कनेक्टिविटी करवाऊंगा तो उसको ऐसे ही करवाऊंगा, स्पीडीली स्कीम करवाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ये स्टेप में हम वहां गए थे, वो वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आप थे, आज की डेट ले लेते हैं 29 अप्रैल 2023। आज की डेट पे खड़े होके मैंने सोचा कि मेरा टैक्स ईयर मुझे गवर्नमेंट से करवाना है 1 मई से, बल्कि आगे 1 अगस्त से सपोज कर देते हैं, 1 अगस्त 2023 से मुझे क्या करवाना है 31 जुलाई 2024। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट के किस टैक्स ईयर में, ये कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर में जाएगा, 23 के या 24 के? 24 के से। 24 के, शाबाश। अच्छा जी, 20 में। शाबाश शाबाश। जब 24 में ये फॉल करेगा, थैंक यू तो सर। अगर आज हम एप्लीकेशन अगर इसके लिए देंगे, तो मुझे एक चीज बताएं कि गवर्नमेंट की जो रिटर्न होती है, टैक्स ईयर होता है, मैं सपोज करता हूँ ये एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो अपना रिटर्न फाइल करता है, सपोज करें 23, एक इंडिविजुअल अपने रिटर्न फाइल करेगा यहां से यहां तक 12 माह की, ठीक है, टैक्स ईयर 2023 की। जब फाइल कर देगा तो 1 अगस्त से लेके इसका ये अगला पीरियड अलॉट हो जाएगा इसको। लेकिन 30 जून के बाद एक महीना आप अज्यूम करें जो आया जुलाई का, जुलाई 2023 का, क्या उसकी मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा? क्योंकि अभी तो मैंने अगस्त करवा लिया है, जून तक मुझे रिटर्न फाइल करनी है नॉर्मल टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जून तक के लिए मुझे अपने अकाउंट्स उसको देने हैं, अपनी इनकम एसेट्स बताने हैं, बताने किस डेट को है वो सेक्शन 118 में बढ़ाऊंगा। लेकिन वो ये बताएं कि जुलाई 2023 की इस तरह दरमियान में मिसिंग नहीं हो रहा? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मेरे से पूछ लें, आप इस मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं? मेरी जो समझ में आ रही है समझ में, क्लियर आगे समझ, अच्छा ठीक है, समझ गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से 12 माह की रिटर्न आपने फाइल करनी होती है बेसिकली बाय लॉ सेक्शन 118 में बढ़ाऊंगा, यहाँ तक इस डेट तक लाजमी फाइल करेंगे। जब आप फाइल कर देंगे, आपने हिसाब किताब किस डेट का दिया है, गवर्नमेंट को अपनी इनकम एसेट्स किस डेट तक बताए हैं, इस डेट तक यहाँ से लेके, तो दरमियान में जब अगला साल आपने गवर्नमेंट से अलॉट करवा लिया ये वाला, जब ये वाला अलॉट करवा लिया, दरमियान में जुलाई मिसिंग हो गया, अब 1 महीना लेट्स सपोज, ठीक है। और वो 1 महीना जब आ रहा है, वो तो बेचारा किसी खाते का ही नहीं रहा, मतलब वो ना स्पेशल टैक्स ईयर में आया तो ना नॉर्मल टैक्स ईयर में आया। जब आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाओ, या स्पेशल टैक्स ईयर आप चल रहा है और उस दौरान आप सोचते हो मैं नॉर्मल टैक्स ईयर पे वापस आना चाहता हूँ, तो इस दौरान जब आप स्विचिंग करते हो तो दरमियान में कुछ 12 माह से कम पीरियड का जो टाइम पीरियड आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टैक्स ईयर। इट इज टैक्स पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है। ये 11 महीनों का हो सकता है, 12 महीनों का हो सकता है, 10 महीनों का हो सकता है, 8 महीनों का हो सकता है, 9 महीनों का हो सकता है, 12 महीनों का कभी नहीं होगा, ठीक है। और फिर इसमें ये वाली चीज हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट होता है, ये होता है, बल्कि इसमें हम ये बोलेंगे इट हैपन्स एट द टाइम ऑफ स्विचिंग फ्रॉम normal tax year to special tax year and vice versa. Agreed?
जी सर सर। ये मंथ्स बेसिस पे होता है या ईयर बेसिस पे होता है? यानी हमने जब इसकी रिटर्न फाइल करनी है तो किस ईयर के हिसाब से करेंगे? इसकी आपको एक चीज बता दूं, जब आप टैक्स ईयर में चेंज के लिए जाओगे ना, वो नॉर्मली वो कहेगा कि आपने अपनी रिटर्न फाइल की हुई है, हम कहेंगे की हुई है, वो कहेगा चलो शाबाश ट्रांजिशन टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल करके आओ। और ये नॉर्मली जिस टैक्स ईयर में फॉल कर रहा होगा ना, आप इसकी भी क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग ही चलोगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप कह लीजिएगा, मिसाल के तौर पर अगर इसकी बात करूं, इस एक महीने की, जो जुलाई आपका 23 है, ठीक है, तो ये टैक्स ईयर 2023 में ही फॉलो करेगा, ठीक है, सॉरी 24 में, 23 में फॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगला नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है, इसका रेवेन्यू गवर्नमेंट के टैक्स ईयर 2024 में आना चाहिए। ओके सर। क्लियर है जी यहाँ तक? अभी मैं इसको, अब आप सेक्शन पे लेके जाता हूँ। जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि आपकी टैक्स डिक्लेरेशन बेसिकली उस ईयर की होनी चाहिए जिसमें आपका पीरियड फॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पीरियड लेट्स से अगर कॉर्पोरेट के अंदर जनवरी टू दिसंबर है, लेकिन गवर्नमेंट सेज इट स्टार्ट फ्रॉम जुलाई टू जून 30 जून, तो आपने इस पीरियड के अंदर जो सा है अपनी इनकम को जो सा शो करना है। और जस्ट इन केस अगर हम स्पेशल टैक्स में जाते हैं और इन द बिटवीन लाइंस अगर कोई अगर मंथ अगर स्किप हो जाता है तो दैट वुड द केस फॉर द ट्रांजैक्शन ईयर। हाँ एग्जैक्टली स्विचिंग के टाइम पे अगर आपका कोई मंथ मिसिंग हो रहा है तो उसको वो नहीं चाहते कि मिस आप करो, ठीक है। इस तरह तो लोग ये मजाक बना लेते हैं, नॉर्मल से स्पेशल में जा रहे हैं, स्पेशल से नॉर्मल में जा रहे हैं, 2 3 4 महीनों का वो टैक्स बचा लेते हैं, ठीक है। इस चीज को भी कैटर किया मैंने। अच्छा जी, सेक्शन 3 बताता है, ये बताता है कि नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में जानने के लिए, स्पेशल टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर अ पर्सन, पर्सन अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बढ़ाई, अभी बढ़ाऊंगा, ठीक है। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग। Sorry, we are on an Excel sheet. Sorry. So we are on an Excel sheet. Thank you. थैंक यू। अच्छा जी, अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग। मे अगर वो चाहेगा, लाजमी नहीं है, मतलब जिस मैंने ऑप्शन अवेल करनी है वही अप्लाई करेगा। मे अप्लाई इन राइटिंग, राइटिंग में यानी कि वो रिटर्न एप्लीकेशन दे टू द कमिश्नर, कमिश्नर साहब को, सो डैट कमिश्नर साहब उसको क्या करें, अलाउ करें, ठीक है, कि वो 12 मंथ्स का पीरियड यूज कर सके जो नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के है एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। एंड द कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, लेकिन वो कमिश्नर साहब सबसेक्शन 5 को देखेंगे, ठीक है। अभी जो सबसेक्शन 5 क्या है वो क्या देखेंगे, वो देख लेते हैं। बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर, वो स्पेशल टैक्स ईयर के लिए हुक्म दे देंगे, लेकिन सबसेक्शन 5 को देखते हुए। अब सबसेक्शन 5 क्या है? सबसेक्शन 5 कहता है द कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन अंडर सबसेक्शन 3 और 4 ओनली इफ, कमिश्नर साहब सिर्फ उस वक्त इजाजत देंगे जब द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड, ये बंदा अपनी बड़ी सख्त मजबूरी को शो करेगा। क्यों शो करेगा? वो कहेगा कि मुझे स्पेशल टैक्स ईयर यूज करने दें, ठीक है, मैं नॉर्मल टैक्स ईयर की जगह पे, ठीक है। और उसके लिए वो कमिश्नर साहब कुछ कंडीशन, कुछ शराइत भी लगा सकते हैं, ठीक है, यार ये वाली शर्त साबित करो या ये पॉइंट साबित करो, तो मैं आपको क्या करता हूँ, आपको स्पेशल टैक्स ईयर की परमिशन देता हूँ। ये सिनेरियो है जब आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जा रहे हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप स्पेशल टैक्स ईयर से वापस नॉर्मल टैक्स ईयर में आना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस सेक्शन का सहारा लेंगे। इसमें भी वो अगेन वो देखेगा कि अच्छा आप स्पेशल टैक्स ईयर में गए थे, इस वजह से गए थे, अब नॉर्मल टैक्स ईयर में वापस आ रहे हैं, तो अच्छा इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उस चीज़ की जरूरत बाकी नहीं रही, तो चलो ठीक है, ओके, वो उस चीज़ को देखेगा। अब इसी चीज़ को सब सेक्शन 9 में आके वो बताता है कि जब आप नॉर्मल से स्पेशल एंड स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर में जा रहे होते हैं, तो जो दरम्यान में पीरियड आता है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बोलते हैं। यानी कि सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में नॉर्मल टैक्स ईयर को डिफाइन किया, 74 सब सेक्शन 2 में स्पेशल टैक्स ईयर को फाइन किया और डिफाइन किया, सेक्शन 74 सब सेक्शन 9 में आपके ट्रांजिशन टैक्स ईयर को डिफाइन किया, सेक्शन 74 सब सेक्शन 3 में उसने नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर, 74 4 में उसने स्पेशल से नॉर्मल में वापस आने को डिस्कस किया। एग्रीड? Yes. मेरा ख्याल है इसमें अभी मैंने पर्सन वगैरह कुछ चीज़ें बढ़ानी है, लेकिन मैं इतना वो बंदे को बोर्ड नहीं करता कि सिर्फ थ्योरी पे रहूं। अब मेरा ख्याल है कि बाकी चीज़ें मैं आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू वो वाली चीज़, थ्योरी वाली। अब हम दोबारा पोर्टल पे स्विच करते हैं, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है।
बाकी थ्योरी साथ साथ साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी चलती रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा था कि आपने ये टॉप पे, जहाँ पे मेरा ये हैंड बना हुआ है, ठीक है, ये कर्सर टाइप, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आपने जाना है। ये हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जो फॉर्म 181 किया था। ये जो 181 नजर आ रहा है ना, ये सेक्शन 181 की बात कर रहा है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 181 है, तो ये उस चीज को डिफाइन करता है। एग्रीड? अच्छा जी, अगर ये उस चीज को डिफाइन कर रहा है तो हम फिर अगर आप जाके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 181 में कि कोई भी बंदा अपने फॉर्म के पर्टिकुलर्स की मॉडिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। This हम is जब related, this is related to the pertain to the change of the financial tax year, right? नहीं, इसमें सिर्फ हम टैक्स ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं चेंज कर सकते। ये टैक्स ईयर की नहीं बात कर रहा, टैक्स ईयर पे अभी मैं आता हूँ। अभी मैं बेसिकली बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर को कंप्लीट करूंगा। अभी टैक्स ईयर की समझे कि वो थ्योरी डिस्कस करके मैंने अभी उसको फिलहाल स्टॉप किया है। अभी Okay. ये जो टैक्स पीरियड जो आ रहा था ना, ये आ रहा था टैक्स ईयर के लिए, उसने वर्ड यूज किया ये पीरियड का, ठीक है। जी। ये देखिए मैंने जब क्लिक किया ना तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टैक्स पीरियड है, ठीक है, ये टैक्स ईयर की बात कर रहा है। तो मैं इसको वहां पे इसलिए लेके गया था ताकि आपको टैक्स पीरियड कितनी तरह का उसका आइडिया हो जाए। फिर इसकी जो अप्रूवल लेनी है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, वो भी इसी चीज के अंदर ही है, ठीक है। Thank you. अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले किस टैक्स ईयर में जाके, किस नॉर्मल टैक्स ईयर में जाके आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं जी मैं अपनी एक लेट्स सपोज जमील अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सपोज करें कि प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो आप कहते हैं यार जमील जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको मैं अभी रजिस्टर्ड करवाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाना है जमील एंड कंपनी का। हालांकि जब वर्ड कंपनी आए असूली तौर पे इसका तो मतलब ये है कि ये कंपनी होगी जो इनकम टैक्स और SECP में रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ लोगों को, या आप लोग भी नोट फरमा लें कि वर्ड किसी भी नाम के अंदर कंपनी का आना डजंट मीन कि वो कंपनी है, बल्कि कंपनी का मतलब वही है जो अभी मैंने फ्यूचर में बढ़ाना है, जो SECP में रजिस्टर्ड हो और वो इन अपना कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो। SECP वाले रजिस्टर्ड ही तब करेंगे जब आप कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे सलीम ट्रेडर्स, सलीम एंड कंपनी, सलीम फलां, तो वो नाम लिख के बैठे होते हैं। आप कहते हैं यार ये क्या चीज है, मतलब ना ये कंपनी का वर्ड भी यूज करता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया होता है कि सोल प्रोप्राइटर का वो बिजनेस किया होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई कानून नहीं है जो आपको मना करे कि ये वाला वर्ड आप यूज कर सकते हैं या ये वाला वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जब आप जाएंगे ना कंपनी बनाते हुए या पार्टनरशिप के लिए, तो उसमें कुछ अल्फाज होंगे जब यूज नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कोई सोल प्रोप्राइटर में मना नहीं कर रहा। आप अपनी सलीम एंड कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं सोल प्रोप्राइटर में, वही सेम नाम मैं भी रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ। आप कहते हैं नहीं नहीं यार फिर ये तो बड़ा रिस्की काम है, मेरा नाम कोई और भी यूज कर सकता है। तो भाईजान फिर उसके लिए आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPO के पास जाके क्या करें, अपना रजिस्टर्ड करवा रहे हैं लोगो शोगो भी, ठीक है, अपने उस ब्रांड को जाके रजिस्टर्ड करवा लें, ठीक है। वो हम फ्यूचर में इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे, हमारे कोर्स में है, तो वो बात की बात है, ठीक है। तो मतलब ये कि यहाँ पे आपको कोई कदगन नहीं है। तो मैंने कहा टैक्स ईयर 2023 में जाके मैं अपना बिजनेस जो है उसको स्टैब्लिश करने जा रहा हूँ। मैंने टैक्स जब 2023 स्टार्ट किया, अभी इस चीज को भी वेट करूंगा जो मैंने अभी कानून में बोला था। ये अभी आप फाइलर बना रहे हैं इनको कि ये पहली दफा बिजनेस खोल के फाइलर बनने लगा है या क्या? नहीं फाइलर नहीं बनने लगा, ये बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाने लगा। ये जो मैविश अफरीदी है लेट्स सपोज, ये अपनी मैविश प्रिंटिंग प्रेस रजिस्टर्ड करवा रही है, ठीक है, और ये सोल प्रोप्राइटर में करवा रही हैं, यानी कि ये कंपनी नहीं बना रही, ये पार्टनरशिप नहीं बना रही। लेकिन ये वैसे बैंक के पास जाएंगी कि मैविश अफरीदी प्रिंटिंग प्रेस को मुझे रजिस्टर्ड कर दें, मतलब बैंक अकाउंट खोल देंगे। वो कहेंगे जा बीबी शाबाश, जाके बैंक अकाउंट अपना वो NTN बनवा के ला। ये NTN जब बनवाएगा ना, नॉर्मली जो पिछले लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी, एनटीएन तो CNIC होता है आजकल। मैं सर CA का स्टूडेंट हूँ, कैफ का। अच्छा ये कहाँ पे लिखा हुआ है NTN, वो CNAC होता है? नहीं सर, ये अभी लॉ बना है ना कि ये जो आपका होता है, मतलब जो ये आपका लास्ट CNIC। क्लास में मैंने बढ़ाया था, आपको याद होगा, सेक्शन 181 में लिखा सर हुआ है, ठीक है। वो मैंने नहीं क्लास ली, बेसिकली मैंने अच्छा टैक्स पढ़ा हुआ है। अच्छा, जब वो लास्ट क्लास आपने अटेंड करनी है, ठीक है। चले तो ठीक। उसमें एक चीज बताता चलूं आपको कि उसमें
बैंक वाला आपका बैंक अकाउंट खोलेगा ही नहीं, यानी कि मैविश जाके अपने नाम का कोई भी अकाउंट खुलवा सकती हैं, या खोलने के लिए वो कहेगा कि हाँ ये नहीं है कि ये जाके कहें मैविश अफरीदी बैंकिंग कंपनी, ठीक है। कुछ ऐसी भी कंपनियां जिसके लिए बकायदा आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बैंक वाले ये भी ख्याल करते हैं। आप कहो जी मैविश अफरीदी एनजीओ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि आप नोट फरमा लें, यहाँ पे कानून किसी चीज की आप एक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, यू आर फ्री, देयर इज नो बार इन द लॉ कि आप कोई सा भी यूज करें वर्ड, ठीक है। तो सर बेसिकली एनटीएन ले रहा है ये इस प्रोसेस के थ्रू। जी जी, ये एनटीएन ले रहा है, बिजनेस का एनटीएन ले रहा है, ठीक है, बिजनेस का एनटीएन, ये सोल का एनटीएन नहीं है, सोल का बंदे का, लेकिन बंदा बिजनेस का एनटीएन है, मतलब बेसिकली आप ये नहीं सेपरेट एंटिटी नहीं होती ये वाली, लेकिन बेसिकली आपका बिजनेस बैंक अकाउंट ही नहीं खुलता जब तक आप अपनी प्रोफाइल के अंदर बिजनेस को ऐड नहीं करते, ठीक है। मैंने कहा जी टैक्स ईयर, हाँ जी, मैंने कहा जी टैक्स ईयर 2023। अब ये भाई पूछ रहे थे कि सारी 22 नहीं होगा, फिर भाई जब मैंने उसको 2023 बोला तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 22 से, और कहाँ पे जा रहा है 23 से, और इसको ये कौन सा टैक्स ईयर बोल रहा है 2023, देख लीजिए, ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। सिलेक्ट किया, अब मैविश अपने कौन कौन से पर्टिकुलर्स अमेंड कर सकती है वो पर्टिकुलर्स अभी दिखाता हूँ, यानी कि ना सिर्फ ये बिजनेस ऐड कर सकती है मैविश इस फॉर्म के जरिए, बल्कि कुछ और पर्टिकुलर्स को भी ये एडिट कर सकती हैं। कौन कौन चीजें हैं ये, अच्छा ये जो ग्रे वाले कॉलम हैं ये वाले अमेंड नहीं कर सकती, ये जो ग्रे वाले हैं ये कौन कौन से अमेंड कर सकती है, खुदा ना खासा मैविश की कोई डेथ हो जाती है तो उसका, अगर एक बात याद रखिएगा, अगर आपने इंडिविजुअल ने एनटीएन ले लिया, यानी कि एनटीएन ले समझ गया कि रजिस्टर्ड हो गया, तो आपका एनटीएन खत्म नहीं होगा उस वक्त तक के आप मर नहीं जाते, आपकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, उसका एनटीएन हम सेक्शन 117(1) के तहत खत्म करवा सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसका खत्म हो सकता है अगर बिजनेस बंद हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल के बंद होने से मुराद है कि इंडिविजुअल को मरना पड़ेगा, ठीक है, और आप मर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह खुदा खासा आप गुजर गए हैं, तो आपकी फैमिली आपका एनटीएन खत्म करवा सकती है, फिर उसकी भी वो अमेंडमेंट के जरिए होता है यहाँ पे आके, ठीक है। खैर यानी कि ये अमेंडमेंट इस चीज की भी हो रही है कि आप पहले रजिस्टर्ड हैं तो डी रजिस्ट्रेशन के लिए भी यही वाला फॉर्म ही अमेंडमेंट पे जाके आपने करवाना है, ठीक है। आप मैविश चाहे तो ईमेल भी अपडेट कर सकती है, और ईमेल प्रोफाइल से भी अपडेट होता है, वो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। मैविश अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद मैविश क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी जो है ये भी यहाँ से ऐड कर सकती है, यानी कि अपने घर का एड्रेस वगैरह ये भी ऐड कर सकती है। ये अपना बिजनेस पे बेसिकली हमारा इस मुद्दे पे आने का टारगेट क्या था, बिजनेस को ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस पे हम आए, अब इस खातून ने अपना एक बिजनेस ऐड किया हुआ है, पता नहीं क्या इतना मुश्किल सा नाम रखा हुआ है, जो भी है व्हाट्सएप, ठीक है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा भाई, तो नार्सिस्ट बुटीक, हाँ जो भी है। अब इन्होंने ये जो बुटीक अपना खोला हुआ है, हमने इस तरह से एक बंदा याद रखिएगा, अपने एक एनटीएन पे, अपने एक एनटीएन पे जितने मर्जी चाहे बिजनेस रजिस्टर करवा दे, सोल में कोई कानूनन कदगन नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने जो भी नार्सिस्ट है, बुटीक है, व्हाट्सएवर, इन्होंने जो रजिस्टर्ड किया हुआ है, अब ये सोल प्रोप्राइटर में इसकी ऑनर है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखते हैं कि इनकी प्रोफाइल में आ रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको कॉपी किया, हम एफबीआर की मेन वेबसाइट पे आए, ठीक है, एंटर किया, ये वेरिफिकेशन पोर्टल पे आए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल क्लिक किया, नई स्क्रीन पे गए, ठीक है, यहाँ पे आके टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक किया। टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे CNIC पे गए, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट किया, फिर आप यहाँ पे गए JAWYUO, ठीक है, आपने वेरीफाई किया, तो ये देख लें इस खातून का यहाँ पे ये बिजनेस ऐड हुआ आ रहा है। अगर ये कोई और बिजनेस ऐड करना चाहती हैं तो यहाँ पे ये 2 नंबर लिख के उस बिजनेस का नाम, उस बिजनेस का जो ब्रांच है, कहाँ पे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, वो एड्रेस मतलब वो आ जाएगा, देन उस बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, वो बिजनेस काम क्या करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा।
ये अभी रजिस्टर्ड अभी हम करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, किसी बंदे का चेक करना हो तो इस तरह करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई बंदा रजिस्टर्ड है, नॉर्मल एनटीएन लिया हुआ है, लेकिन उसने अपना बिजनेस अपनी प्रोफाइल के अंदर कोई ऐड नहीं किया हुआ, सोल प्रोप्राइटर अपने आप को नहीं बनाया हुआ, तो उसकी प्रोफाइल में ये वाली चीज आ ही नहीं रही होगी। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है जी? अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि समझो, या तो उसका ये बिजनेस आ ही रहा पहले, ठीक है, अगर आ रहा है तो उसमें मैं ऐड करना चाहूँ, मजीद एक बिजनेस ऐड करना चाह रहा हूँ व्हाट्सएवर, ठीक है, और मुझे ऐड करना होगा तो मुझे पहले लम्हे में यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, लास्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने बिजनेस का नाम लिखना है जी, मैं रजिस्टर्ड करने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी अच्छा, ये एक्विजिशन डेट से मुराद ये है, अभी मैंने बिजनेस का नाम लिखा, एक्विजिशन डेट से मुराद ये है जिस दिन इसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, जिस दिन इसने बिजनेस स्टार्ट किया। मैं कहता हूँ आज ये बिजनेस स्टार्ट कर रही है। अब क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है तो ये इसका ऑनर होगी, मतलब ये खतून इस बिजनेस की ऑनर होगी, बेनामी वगैरह नहीं होता, ये इनका पोर्टल स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑनर ही होना चाहिए, बेनामी वगैरह का वर्ड या लेसी वगैरह का वर्ड नहीं आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर आपने एक्टिविटी ऐड करनी है। एक्टिविटी से मुराद ये है कि ये जो मैविश प्रिंटिंग प्रेस है ये काम क्या करता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आपने बताना है कि इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। प्रिंसिपल एक्टिविटी से मुराद ये है कि प्रिंसिपल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो बिजनेस का मेन काम होता है। उसके बाद अगर आप इसको सेल टैक्स में भी आप चाहते हैं कि रजिस्टर करवाना है तो सेल टैक्स का भी आप क्लिक कर दीजिए। वैसे रजिस्टर्ड सेल टैक्स, ये जो बिजनेस से रजिस्टर्ड होने जा रहा है इस पर सेल टैक्स भी एप्लीकेबल हो तो आपने सेल टैक्स पे भी क्लिक करना है। देन आपने FED पे भी, अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है तो उस पर भी क्लिक करना है। लेकिन आप याद रखें कि ये आपके दोनों रेलिवेंट नहीं है, आपके लिए प्रिंसिपल एक्टिविटी ही रेलिवेंट है। देन आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने सर्च करना है प्रिंटिंग। ये देखें 63 पेजेस हैं ये इस तरह के, ये एक पेज है, यानी कि इस पे कितनी एक्टिविटीज आ रही हैं, 9 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 एक्टिविटी एक पेज पे और 63 पेजेस हैं। ठीक है, यानी कि इतनी ज्यादा एक्टिविटीज, आप जो भी काम दुनिया जहाँ के ढूंढेंगे जो हलाल और लीगल काम होगा पाकिस्तान में वो सारे काम यहाँ पे आ रहे होंगे। मैंने कहा प्रिंटिंग, उसने कहा देखो भाई प्रिंटिंग में यही एक्टिविटीज हैं, आप ये जो मैविश हैं ये कौन सा काम करती हैं। अब मैं कहता हूँ ये फलां वाला ये वाला काम करती है। ठीक है, मैंने एक सिलेक्ट किया, ये उसकी डिवीजन ग्रुप उसकी क्लासेस उसने खुद ऐड कर दी। अभी पीछे उसने एक्विजिशन डेट पूछी थी, दोबारा से वही वाली स्टार्ट डेट पे वही डेट आप लिख के इसको ओके कर दें। जो भी मैंने ओके किया तो आप ये देखिए यहाँ पे ये वाला बिजनेस इसका उसके मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो आ गई है। ठीक है, देन आपने इसको करना है ओके। अब जब मैंने इसको मैविश प्रिंटिंग प्रेस लिख लिया है, ये बिजनेस एक्टिविटी यानी कि बिजनेस काम क्या करता है वो तो आ गया, लेकिन अब बिजनेस प्रॉपर्टीज, बिजनेस ये कहाँ पे हो रहा है। या ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर ने इसमें हो सकता है कोई ऑफिस ले रखा हो सकता है अपने घर पे काम कर रही हो, जहाँ पे इसका काम होता है ना उसके लिए मेरा भाई यहाँ पे आप आओ। दोबारा ये देख रहे हो ये नाम के साथ ये प्लस आ रहा है, लिंक बिजनेस एड्रेस, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब हो सकता है कि ये 3 सिविल लाइंस मोदी हाउस जो भी है यहाँ पे काम कर रही हैं तो मैं टिक लगा के इसको ओके करना। ठीक है, जब ओके करूंगा तो ये देख लें ये इसका बिजनेस ऐड हो गया है। ठीक है, यानी कि ये एड्रेस भी आ गया है, बिजनेस एक्टिविटी भी आ गई है और यहाँ पे बिजनेस के नेम में वो भी आ गया। ठीक है, देन आपने 2 चीजें इसके साथ अटैच करनी है। कौन कौन सी चीजें अटैच करनी है, एक तो आपने जहाँ पे ये रह रही हैं जहाँ के इन्होंने एड्रेस दिया है, ठीक है, उसका या तो ये कहेंगी कि मैं रेंट पे रहती हूँ तो रेंटल एग्रीमेंट यहाँ पे अटैच करेंगी, या अटैच के बटन पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस पे क्लिक करके उस फाइल को ऑप्ट करके, ठीक है, उस फाइल को ऑप्ट करके ये लगाएंगी। ठीक है, या फिर ये क्या करेंगी कि मतलब आप कहती हैं कि नहीं जी ये मेरा रेंट का नहीं है तो ये तो मेरा जाती घर है तो इसका ऑनरशिप का प्रूफ लगाएंगे। अच्छा, ये FBR वाले देखते नहीं है, एक चीज बता दूं तो लोग इस पे ब्लैंक पेजेस भी कोई भी चीज लगा देते हैं और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा आपने यूटिलिटी बिल लगाना है। यूटिलिटी बिल से क्या मतलब पानी बिजली गैस का कोई भी आपने वो बिल अटैच करना है। अटैच करने के बाद सेक्शन 114A के अकॉर्डिंग जो बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसने बिजनेस बैंक अकाउंट लाजमी तौर पे अटैच करना है।
उसके लिए आप पढ़ेंगे तो अच्छी खासी पेनल्टीज हैं। लेकिन आप करना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते तो कानून मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 114A के अकॉर्डिंग बिजनेस बैंक अकाउंट को अटैच करना जरूरी है। अटैच करने के लिए यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको कहेगा मेरा भाई शाबाश मुझे बताओ, यहाँ पे क्लिक करो, वो कहेगा मुझे बताओ कि ये कौन सा अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट मतलब किस टाइप का है, वो किस बैंक के अंदर है, यहाँ पे बैंक सर्च हो जाता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ SBL है, ठीक है। ये किस ब्रांच में है मुकम्मल, यहाँ से डिटेल, ये सिर्फ आपने फॉर्म भरना होगा, बैंक का नाम आ जाएगा, फिर किस करेंसी में है वो आप सिलेक्ट कर दो, फिर वो बैंक अकाउंट किस दिन ओपन हुआ, ठीक है, उसके आप ऑनर सेलेक्ट करोगे, परसेंटेज आपकी 100% आएगी, ठीक है। ये आपने बैंक अकाउंट को अटैच करना है, ठीक है। अटैचमेंट में बाकी अगर आप करेंगे, वैसे कानून में आपको बताऊं कि आपको करना चाहिए, वैसे सेक्शन 114 को दिखा भी देता हूँ, आप ये ना कहें कि अपनी मर्जी से बस दिल करता सेक्शन बढ़ा देता, दिल करता तो नहीं बढ़ाता। ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक बंदा सोल प्रोप्राइटर भी ओपन करे हो या AOP और कंपनी भी ओपन कर सकता है इस पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंपनी नहीं, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड होगा। कंपनी के लिए अलग हम डिस्कस करेंगे और पार्टनरशिप के लिए अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो तो वो AOP और कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकता? नहीं, वो हो सकता है, वो अलग अलग रजिस्टर्ड होगा ना। ये ऐसे ही मैं मिसाल देता हूँ कि आप एक बात कह लें कि मिसाल के तौर पे, एक मिनट, मिसाल अच्छी है बुरी है? हाँ, सेम टाइम पे आप ये कहें आपके पास 3 लैपटॉप हैं, एक लैपटॉप पे आप सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर करने लग जाती हैं, दूसरे पे आप सिंगल मेंबर कंपनी को रजिस्टर करने लग जाती हैं, कर लें। लेकिन पार्टनरशिप के लिए आपको अपने साथ पार्टनर को ऐड करना है, ठीक है। तो आप कहें कि एक ही बिजनेस को, एक ही नाम को अलग अलग जगहों पे आप रजिस्टर्ड करवा सकती हैं, क्योंकि उनके गवर्निंग लॉ अलग अलग है, ठीक है। बात समझ नहीं है आप? लेकिन ठीक है, यहाँ सही पे है। कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती इस जगह पे, ये जो हम सोल जी जी प्रोप्राइटर कर सर। रहे हैं। अब ये देख लें कि कहता है कि हर बंदा जो बिजनेस करता है सेक्शन 114A, वो अपना बिजनेस बैंक अकाउंट अटैच करेगा, और उसको कैसे करेगा, वो कहता है ये देखो मॉडिफिकेशन के जरिए करेगा 181 की, ये देख रहे हो भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये आपने कहा कि बिजनेस अकाउंट अटैच करेगा, तो अभी तो वो NTN नंबर ले रहा है, बैंक में जाएगा, अकाउंट बनाने के बाद दोबारा यहाँ पे आएगा जी जी, ऐड। दोबारा आके मॉडिफिकेशन होगी दोबारा, पहले अभी ये करेगा, ठीक है, प्रोफाइल में डाला, फिर वो देंगे, वो आके फिर ऐड करेगा। ये सेक्शन को देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक इसकी है। वजह से ये जरूरी है, जितने बिजनेसेस हैं उनके लिए ऐड करना जरूरी है। अच्छा जी, अटैचमेंट की आपको बात बता दी, लिंक को आपने नहीं छेड़ना, आपको जरूरत नहीं है। बिजनेस में आके बिजनेस को ऐड करना आपको बता दिया है। प्रॉपर्टी में आपको बता दिया, अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे ऐड करके एड्रेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही एड्रेस का बता रहा है, और ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट क्लास में डिटेल से बताई थी। पर्सनल में ये चीजें थोड़ी सी अपडेट कर सकते हो। इसके बाद मेरे भाई एक सबमिट बटन की मार है, इसका तो उनका बिजनेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं बिला वजह, क्योंकि उसका तो उनको ईमेल जाएगी, डिलीट करना तो मेरे लिए 1 मिनट का काम है, ठीक है। बेचारी परेशान हो जाएगी कि मुझे पता नहीं आप यार ने क्या कर दिया, ठीक है। ये एक फाइनल चीज है जी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, वो इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग उसको रिफ्रेश कर सकें सारी चीजें, ठीक है। मैं इसको रिकैप करता हूँ पूरे प्रोसीजर को, क्योंकि दरमियान में हमने इधर उधर टैकल किया, इधर उधर भागे तो कई चीजें मिक्स अप ना हो। लॉग आउट करता हूँ। सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करने के लिए प्लीज अपने आप को म्यूट रखा करें। मुबीन भाई, आप 5-6 दफा हो गए, मैंने आपको खुद म्यूट किया है, अब मैं रिमूव करूंगा, नाराज नहीं होना आपने। मैं ये मेरी बड़ी हम्बल गुजारिश ये है, मैं यही चाह रहा था कि आप सबको जो है ना वो अनम्यूट कर दें, सिंस यू आर रिपीटिंग दिस सोल प्रोप्राइटर, इसीलिए जो है ना जी मैंने किया। सबको अनम्यूट कर दूं या म्यूट कर दूं? प्लीज 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 प्लीज। ओके सर, म्यूट ही सही है क्योंकि फिर पीछे से आवाज आ रही होगी। हाँ हाँ, आवाजें आती हैं, बिल्कुल अब्दुल हसीब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिकैप में न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम आए। ये फॉर्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये भरा था, ठीक है। ये सेक्शन 181 के अकॉर्डिंग भरा था। ये भरने के बाद आपको ये लॉगिन मिल जाता है। इस लॉगिन के मिलने के बाद समझें आपका एनटीएन क्रिएट हो गया। सेक्शन 181(4) के तहत 181(4) के तहत आपको एनटीएन मिल गया, जो आपका CNIC नंबर है।
उसके बाद आप आए हैं जी, मैंने बिजनेस को ऐड करना है प्रोफाइल में। बिजनेस को ऐड करने के लिए क्यों करना है? क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना है। अभी ये जो मैविश है, मैविश प्रिंटिंग का जो भी है, बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवा सकती हैं, ठीक है। अब्दुल नसीब साहब, बेसिकली वजह यह कि या तो आप पहले बोलते तो मैं करता, अभी क्योंकि बेसिकली दोबारा सारा स्टेप करना पड़ेगा। तो अगर आप कहते हैं तो मतलब कर भी लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर लोगों को इशू होगा तो फिर जरूर कर लेंगे, लेकिन अभी एक दफा सबसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, फिर हम गए रजिस्ट्रेशन पे, फिर हम गए जी फॉर्म फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक किया। देन हमने पीरियड को सिलेक्ट किया था। बेसिकली इस खातून का फॉर्म पड़ा होगा, मैं उसी को खोल लेता हूँ ड्राफ्ट में। जब हमने उसको पीरियड पे गया, पीरियड को सिलेक्ट किया, आपके सामने ये अचानक से ये फॉर्म खुल जाता है, ठीक है। जब ये फॉर्म आपके सामने खुला, ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि आपका जो असल टारगेट है वो है जी ये वाली टैब, बिजनेस की टैब। यहाँ पे आपने आके यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। जब ऐड पे क्लिक किया तो ये आ गया। यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे बिजनेस का नाम ऐड करते हैं। लेट्स सपोज अभी बिजनेस का नाम लिख दिया हमने, जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट लिख दी। आपने ऑनर का बता दिया कि ये ऑनर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने प्लस पे क्लिक किया, आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी पे मार्क किया, सेक्शन पे आप गए, जो भी आपका बिजनेस था उसको आपने सिंपल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर स्टार्ट डेट बता दी, दोबारा से ओके कर दिया, बिजनेस ऐड हो गया। ओके करने के बाद जब आप यहाँ पे आए तो आपने देखा कि ये नीचे एड्रेस नहीं आ रहा। एड्रेस डालने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया जी, लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे गया तो उसने कहा प्रॉपर्टी का बताओ। लेट्स सपोज आप कहते हो कि यहाँ पे नहीं हो रहा, नई जगह है, तो नई जगह के लिए ऐड अदर प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे। अदर प्रॉपर्टी के तौर पे भी ये एड्रेस सिंपली डालने के बाद आपने ओके करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने डिटेल्स डाली नहीं तो ओके नहीं हो रहा, ठीक है। तो यानी कि नया एड्रेस भी डाल सकते हो, एग्जिस्टिंग एड्रेस में से भी कोई एड्रेस यूज कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे। अच्छा जी, ये करने के बाद आपको मैंने कहा था अटैचमेंट में जाना। अटैचमेंट में दो चीजें हैं, एक आपका बिल और दूसरे नंबर पे आपका टेनेंसी एग्रीमेंट। दो चीजों को अटैच करके सिंपली आपने सबमिट करना है और आपकी प्रोफाइल में आपका बिजनेस शो होने लग जाएगा। कैसे शो होगा? जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। याद रखिएगा, अगर कोई आपकी प्रोफाइल में बिजनेस ऐड हुआ है, उसको डिलीट करने के लिए लेट्स सपोज जैसे ये माई प्रोफाइल है, ये माई प्रोफाइल, ये जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जाके आप ये देखेंगे तो ये बिजनेस में जब आप जाएंगे तो ये वाला बिजनेस आ रहा होगा। अभी वाला नहीं, क्योंकि अभी वाला हमने सबमिट नहीं किया। पुराना बिजनेस आ रहा है, इसको अगर डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये वाली चीज आपको बता दूं, जो बिजनेस सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा वो डिलीट नहीं हो सकेगा। जो बिजनेस सिर्फ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है वो डिलीट हो सकता है, ठीक है जी। राइट। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर ये तो सर जो हम नॉर्मली अकाउंट बनाते हैं वो सैलरी अकाउंट हो, जैसे मेरा बना हुआ है, उसमें जी जी। मॉडिफिकेशन अगर उसमें बिजनेस भी अपने ऐड करना हो ये तो हो गया। जो आप टैक्स ईयर सब जा रहे थे वो भी फिर इसी में हम चेंज कर सकते हैं, इसी मॉडिफिकेशन के थ्रू 181 कौन सा? टैक्स ईयर अगर सपोज एक बंदा चेंज करना चाहे नहीं वो नहीं, भी इसी तरह वो इन ऊपर अलग है। कहता है रिटर्न लिखना होता नहीं है नहीं, वो कमीशन मैंने से। अभी बताया ही नहीं है, मैंने वो भी बताया ही नहीं, ठीक है, चलो बताया ही नहीं, ठीक है, वो नहीं बताया। सोल प्रोप्राइटर की हद तक ये हमने अभी तक सीखा क्या है? हमने ओरिएंटेशन में कानून वो ओवरऑल समझा कि हम पढ़ेंगे क्या चीजें, ठीक है। कानून के बारे में हल्का सा देखा। अगली क्लास में आके हमने ये जो सेक्शन 181 था इसको हल्का सा ब्रीफली देखा। उसको हमने फिर फॉर्म को क्रिएट किया और बड़ा डिटेल से डिस्कस किया, मेरा ख्याल है। उसके बाद आज आके इस चीज को कंक्लूड करके टैक्स ईयर का हमने कंसेप्ट ऐड किया, ठीक है। ये हमारा बिजनेस ऐड करना कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में टैक्स ईयर का भी आपको कंसेप्ट कंप्लीट करके मैंने जाना है पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनरशिप की एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके सर। आई हैव जैसे क्वेश्चन। ओके जी सर। जी जी, एक मिनट हैंड रेज कर लें। जिस बंदे का क्वेश्चन है हम वन बाय वन में बोलता जाऊंगा, वो बंदा अनम्यूट करता जाएगा और जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको आंसर करूंगा। जी उजैर साहब, सबसे पहले आप बताएं, आप बोल रहे थे। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया ना कि हम इंडिविजुअल अपना बिजनेस का नेम ऐड कर सकते हैं। अगर उसने अपने बिजनेस का नेम रिमूव करना हो, बिजनेस शट डाउन कर दिया, तो फिर हम उसको कैसे रिमूव करें? वो सैलरी पर्सन पे आ गया। हजूर अभी तो मैंने बताया माय प्रोफाइल में जाके, मेरी जान, ये अभी वही वाली चीज खुली हुई है मेरे दोस्त। नहीं, वो आप यहाँ से रिमूव करते हैं। अगर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, लेकिन एपियर की तरफ से कोई हम एप्लीकेशन नहीं सबमिट करवाएंगे, सर हमारा बिजनेस शट डाउन हो गया हुआ नहीं नहीं लास्ट नहीं, ईयर नहीं, में नहीं, कुछ नहीं।
ये सिंपल जो है ना, जो जिस एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो कंपनियों के लिए होती है, वो आपके पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होती है। सोलो ऑपरेटर के लिए सिंपल यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वो सर एनटीएन रिमूवल के लिए हम बेसिकली सेक्शन 117 सब सेक्शन 1 को यूज करते हैं, राइट? ऐसा ही है ना? जी जी ऐसे ही है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इफ अ कंपनी एबीसी ग्लोबल इन ब्रैकेट प्राइवेट लिमिटेड, so ठीक है। does it means by sole proprietor or it could be like just wanted to have a clarity? मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, लास्ट टाइम मैंने बल्कि एक शायद इस क्लास में किसी और क्लास में दिखाया, एक बंदे ने कंपनी का नाम रखा हुआ था, समथिंग नेम रखा, लेट्स वो एबीसी, आगे ब्रैकेट में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, और उस बंदे ने यहाँ पे इस पोर्टल पे जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये समझे कि ये वाली चीज क्या होगी, सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे नाम आप चाहे प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों ना लिख लो, ठीक है, लेकिन वो होगा सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। लेकिन जब कंपनी की हम बात करेंगे तो उसको हम एससीसीपी में रजिस्टर कराएंगे, उसके लिए जो आपका प्रूफ ऑफ एविडेंस होगा ना कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं होता, बल्कि आपकी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी जो मैंने ये खोली हुई है, ठीक है, ये है आपका प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि कोई बंदा आपसे पूछे कि यार ये वाला क्या चीज है, आप उसको कहें कि यार मुझे इसके जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स दें, अगर वो आपको टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी दे, ठीक है, चाहे उसमें नीचे यहाँ पे कंपनी व्हाट्सएवर कुछ भी नाम लिखा हो यहाँ पे, तो आप कहें कि भाईजान ये तो सोल प्रोप्राइटर है। अगर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दे तो आपने कहना अच्छा ये तो भाई कंपनी है। अगर वो आपको फॉर्म सी दे दे, अभी ये चीजें हमने आगे डिस्कस करनी है वन बाय वन, जब हम चीजों तीनों को पढ़ लेंगे होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे ही बिल्कुल ठीक है, आई गॉट इट। ठीक है जी भाईजान। अच्छा सर, इसका जो है फायदा जो है जो तो ये है कि ये सिर्फ अपना बिजनेस अकाउंट ले सकता है जो एनटीएन है। एनटीएन नहीं, ये बिजनेस अकाउंट के लिए ही हम तकदो कर रहे हैं, ठीक है जी जी। तो इस का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा एबीसी कंपनी, आप बता रहे हैं जिस तरह कंपनी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड अपना नाम रख लेता है, तो दूसरा कोई और बंदा भी कोई एनटीएन लेता है तो वो उसी नाम का वो अकाउंट ओपन कर लेता है, तो यानी वो उसका कोई कंपनी का वो सिक्योर नहीं है, इस वजह से वो कंपनी एससीसीपी की तरफ जाते हैं रजिस्टर कराने के लिए। अच्छा, तो नहीं एससीसीपी ये देखेगा इस नाम की कोई और, वो एससीसीपी अपना लॉ देखेगा, वो कहेगा इस नाम की कोई और कंपनी तो नहीं बनी हुई। सोल प्रोप्राइटर चाहे 20 लोगों ने रजिस्टर्ड किया हो, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर की तो कोई औकात ही नहीं है। जरदारी साहब का यहाँ पे वो मुहावरा मुझे याद आ गया, चेयरमैन नैब की क्या औकात है। तो ये जो आपकी है डॉक्यूमेंट्स, ये जो सोल प्रोप्राइटर है इसकी कानूनी तो कोई पहचान ही नहीं है। ये तो एफबीआर ने एक नेट ब्रैकेट में लाने के लिए लोगों को, वरना पहले तो ये इसके बगैर भी बैंक अकाउंट खुलते होते थे, अब उन्होंने थोड़ी पाबंदी की है कि जनाबे वाला बैंकों को कहा है कि आप अपना एनटीएन लेंगे ताकि बंदे को मजबूरन रजिस्टर करना पड़े। इन एडिशन टू दिस, जब हम एससीसीपी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिकली 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, आप जो आप कंपनी का नाम दे सकते हैं। तो वो देखने के बाद फिर जो एससीसीपी आपको रिकमेंडेशन देती है कि आप ये ही नाम चूज कर सकते नहीं हैं। वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसको हमने करना है अभी, तो वो समझे कि स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे ना। या वो इनकी वो क्वेश्चन था उनसे रिलेटेड, आपकी बाद में एडिशन थी। थैंक यू जी जी थैंक यू जी। किसी और का क्वेश्चन है भाई? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें हमने बैंक भाई आवाज आपकी नहीं आ रही, या तो हैंड फ्री लगा लो, ठीक है, या फिर फोन को अपने मुंह के पास कर लो, ठीक है। भाई साहब सर मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक इंस्टीट्यूट है, उसमें हमने फीस वगैरह पे की थी, तो उसका जो बैंक का टाइटल आ रहा था वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन आ रहा था। तो हम अगर इसमें आपको अपना यहाँ से बैंक पता अकाउंट नहीं चलेगा वो कंपनी है वो इंडिविजुअल है वो क्या है, ठीक है। आप हमसे डिमांड करेंगे कि मुझे इसके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स दो, ठीक है। आप कहोगे आपका रजिस्टर्ड कहाँ पे है, आप बोलते हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है, मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स दो। आप कहते हैं एससीसीपी में है, मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स दो, ठीक है। एससीसीपी के डॉक्यूमेंट्स, या वो आप कहते हो, वो कहता है नहीं यार ये तो उसमें नहीं है, एससीसीपी में नहीं है। आपको उसका मतलब है कि यार ये पार्टनरशिप पे चल रहा है या सोल प्रोप्राइटर पे चल रहा है।
अगर वो आपको टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी भेज दे, इसका मतलब ये है कि वो फिर सोल पे चल रहा है, ठीक है। अगर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भेजता है, उसका मतलब ये है कि वो कंपनी के तौर पे चल रहा है। फॉर्म सी भेज देता है और कहीं वो पार्टनरशिप पे चल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, इस इसमें होता ही है, सबसे पहले नेम रिजर्वेशन करते हैं सर, उसके बाद जब वहां से ओके हो जाए तो सर ये मैंने जब वो कंपनी वाला पोर्शन बढ़ाना है ना, तो तब इंशाल्लाह बढ़ाऊंगा भाई को, ठीक है। बल्कि आपको तो पहले ही आता है। जी अबीरा, मेरा ख्याल है आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। आई बिलीव आपका मैंने देखा था हैंड रेज हुआ था शायद, या कोई और बंदा बंदी। एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर सोल प्रोप्राइटर को अगर एओपी में कन्वर्ट करना है तो वो इसी प्रोसेस से कन्वर्ट होगा या उसको डिलीट करके न्यू एओपी बनानी नहीं, पड़ेगी? ये मैं आपको एक चीज बता दूं। ये ऐसे ही है कि आप ये कह लीजिए कि आपने लेट्स सपोज बात सुने, गाड़ी बेच के, एक छोटी गाड़ी बेच के बड़ी गाड़ी लेनी हो, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप छोटी गाड़ी को रहने दें, आप बड़ी गाड़ी ले लें, लेट्स सपोज, पैसा कर सकती। या ये आप कर सकती हैं कि उस गाड़ी को सेल करें, आप नहीं बना लें, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है कि आप एक ऐसी गाड़ी ले रही हैं जो आप खुद नहीं चला सकते, आपको ड्राइवर भी रखना पड़ेगा। आप कानूनन पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए आप ये कह लें कि आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए, कम से कम एक पार्टनर होना चाहिए। आपको एक पार्टनर भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको उसको शेयर होल्डिंग भी देनी पड़ेगी। आपकी जो सोल वन मैन आर्मी है ये आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आपको दूसरे बंदे को साथ शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपकी मर्जी है, इस बिजनेस को भी रहने दें, सोल में भी और पार्टनरशिप में चलाए। ये भी हो सकता है आप इसको डिलीट कर दें, पार्टनरशिप पे आप सिर्फ पार्टनरशिप पे चलें, यानी कि इट मींस इट्स योर चॉइस। अच्छा, एक चीज इसी में मुझे कंफर्म कर दें कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है जो कि एसएससीपी इशू करती है, तो वो क्या, जो कि कंपनी का स्टेटस आपको डिक्लेयर हो जाता है, तो वो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी ही इशू हो सकता है, या उसके अंदर वो हम वही पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनीज की तरफ जाते हैं? ये आप पी से क्या मुराद ले रहे हैं, या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ले रहे हैं, या कोई और वर्ड ले रहे हैं? पी से क्या मुराद है? सॉरी, आई डिडंट कैच यू। यू आस्क मी कि अगर एक वो हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं एससीसीपी में तो पी मिल जाता है, आई बिलीव, जो मुझे आवाज आई तो समझ आई। तो पी से आपका क्या मुराद है? व्हाट इज नहीं मेंट बाय पी? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल मिल गया, गया। हाँ, तो वो अब वो कंपनी कंसीडर एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप होगा या फिर नहीं पार्टनरशिप नहीं, होगा? मेरे दोस्त देखिए, मैंने पहले भी मिसाल एक बुरी सी दी थी। एक बंदा होता है, सेम टाइम पे वो किसी का बेटा होता है, सेम टाइम पे वो किसी का खामद होता है, सेम टाइम पे किसी का भाई होता है, सेम टाइम पे कुछ होता है, एक बात है, ठीक है। इस तरह से अगर एक बंदा अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेगा जाके एफबीआर में, जैसे भी हमने किया, ये कहेगा मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है। अगर वही बंदा अपने आप को जाके रजिस्टर्ड करवा लेगा कहाँ पे, एससीसीपी में, तो हम कहेंगे कि ये कंपनी है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर फिर नहीं कहेंगे, चाहे वो एक सिंगल मेंबर कंपनी हो। अगर वही बंदा किसी और बंदे को साथ मिला के रजिस्टर्ड करवा लेगा कहाँ पे जाके, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, हम कहेंगे ये पार्टनरशिप। ठीक है जी। अच्छा जी, एक साहब पूछते हैं कि ये डबल टैक्सेशन क्या होता है? डबल टैक्सेशन एक सादी सी मिसाल से बताऊंगा। आपको एक कंपनी से टैक्स सैलरी मिलती है, उस पर टैक्स कट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी वो है जो टैक्स से पाक है, टैक्स कटा हुआ है, टैक्स फ्री सैलरी है। मतलब अब उससे आपसे उस सैलरी पे दोबारा टैक्स नहीं लेना चाहिए, यानी कि आप टैक्स दे चुके हो ना, तो आपकी आफ्टर टैक्स सैलरी है। लेकिन जब आप जाते हो मोबाइल का लोड करवाते हो तो आप टैक्स देते हो, ठीक है। आप कोई जमीन खरीदते हो, आप उस पर भी टैक्स देते हो, यानी कि उस सैलरी से आपने पैसे कटे कि ये प्लॉट लिया, आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई मुझे तो वो सैलरी, ये मेरी वो सैलरी है जिस पे पहले टैक्स कट चुका था, यानी कि ये दो दो दफा टैक्स ले रहे हो। बेचारा कोई चीज खरीदता है उस पर आप इनकम टैक्स भी ले रहे हो, कुछ चीजों पर इनकम टैक्स नहीं, सेल टैक्स ले रहे हो, यानी कि एक दफा टैक्स देने के बावजूद जब दोबारा आपसे टैक्स लिया जा रहा है, ये डबल टैक्स है। सर ये पाकिस्तान में चल रहा है डबल टैक्सेशन सर? तो चल रहा है ना भाई, क्यों नहीं चल रहा? तो ये लीगल है सर? वो इस तो तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंशिएशन है ना, वो तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन है सेल्स टैक्स, तो डबल मेरे टैक्स प्यारे दोस्त, और मेरे प्यारे दोस्त, ये जो मोबाइल फोन के आपका एडवांस टैक्स करता है, ये क्या है?
ये सेल्स टैक्स है। विदहोल्डिंग टैक्स की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, मैं विदहोल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैं विदहोल्डिंग की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ठीक है, इससे बड़े से टैक्स करवा सकता हूँ, छोड़ो इस चीज को। आप पढ़ोगे ना तो सेक्शन 236 पूरा बड़ा पड़ा है, ए से लेके वाई तक विदहोल्डिंग पे। ठीक है, अच्छा जी, मतलब आप रफीक साहब कहते हैं सर ये सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप इंडिविजुअल का सबका डिफरेंट मेथड है। जी, वो अलग अलग पोर्टल भी अलग अलग है। आज सोल प्रोप्राइटर था, वो कहाँ पे था वो आपने देख लिया। मुबीन साहब कहते हैं रिक्वेस्ट है, अपनी किस चीज की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, शायद इनको गुस्सा आ रहा है कि सोल प्रोप्राइटर पे हमने इतना टाइम लगाया, लेकिन हमने रिक्वेस्ट वन मैं बाय ये वन करना चीजों चाह रहा हूँ सर कि आप सोल प्रोप्राइटर जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर और इसको कैसे इंदराज किया जाएगा, कैसे इसको डिलीट किया जाएगा, क्या क्या चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो मेरी सब जो है ना जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे गुजारिश ये है कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है उसी पे बात करें। उसमें पार्टनरशिप की भी बातें शुरू हो जाती हैं, एसईसीपी की भी बातें शुरू हो जाती हैं, तो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर ईच पर्सन कि हाँ ये व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर। जब पार्टनरशिप की बात करेंगे फिर पार्टनरशिप की बात करेंगे। बिल्कुल मुबीन साहब, मैं इस चीज को इनको पहले भी कह रहा हूँ, लेकिन ये फिर मसला ये है कि ये इसमें ना आपकी तरह इसमें समझ आए। सर ये है कि बहुत सारा टाइम ना फिर ये इन्हीं चीजों में जो है वो वेस्ट हो जाता है। चले जी, ये मुबीन साहब से मैं स्ट्रांगली नहीं बल्कि वेरी स्ट्रांगली वो सेकंड करता हूँ इनको। और आइंदा कोई बंदा इधर उधर का क्वेश्चन पूछेगा तो हम टॉपिक से हट के उसने पूछना है तो मेरे से पर्सनली पूछ ले, ठीक है, वरना हम उसको क्लास में जवाब नहीं देंगे। चाहे वो बोल के पूछेगा तो उसको जवाब ही नहीं देंगे, लिख के पूछेगा फिर भी जवाब नहीं देंगे। ठीक है, आप सर ग्रुप में। जी जी सर एक और क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में वो रजिस्टर हो गया है, तो इसका मतलब ये कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इसका डिफरेंस यही है कि पर्सनल लायबिलिटी उस बंदे पे आ जाते हैं ना। जी 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 तो बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप में उसने एक फॉर एग्जांपल एक दुकान या जो कुछ उसने या जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर या जो ठीक है ठीक चीज है वो सेल कर रहा है उसने ठीक है। अपने ब्रांचेस खोल दिए ना। फॉर एग्जांपल एक उसने इस्लामाबाद में खोल दी ब्रांच और दूसरा ब्रांच उसने लाहौर में खोल दी। अभी उसका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, तो अभी जो टैक्स वो जो टैक्स पे करेगा तो वो इस्लामाबाद के भी वो अपने फॉर एग्जाम्पल उसका हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, तो वो दोनों जगहों में टैक्स पे करेगा एफआईआर को, या कि वही एक एनटीएन नंबर होगा जाने मन बात सुनो, इनकम टैक्स तो आपका फेडरल गवर्नमेंट लेती है, वो तो पता ही है। मतलब वो उस चीज की टेंशन ही लो कि वो इस्लामाबाद में बैठा है, लाहौर में बैठा है, कराची में बैठा है, जहाँ भी बैठा है वो उसने फेडरल गवर्नमेंट के पास जाना है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कहाँ पे करना पे बैंक में आप करवा रहे हो, चाहे पंजाब में करवाओ, सिंध में करवाओ, कराची में करवाओ, वो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट के अंदर चला जाना। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग में नेशनल एक्सचेकर। ठीक हो गया एक बात। अगर वो सर्विस की आप बात करें, वो सर्विस देता है तो सीए टैक्स में भी रजिस्टर्ड है। हाँ, जो पंजाब में सर्विस दे रहा है तो उसका टैक्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जाएगा, इस्लामाबाद में दे रहा है तो एफबीआर को जाएगा, कराची में जा रहा है तो एसआरबी में जाएगा। ये सेल टैक्स में हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि इनकम टैक्स का भी वो मसला नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स तो जहाँ मर्जी आप काम करो एक ही है। सेल टैक्स अगर गुड्स हैं तो फिर भी मसला नहीं है, वो जहाँ मर्जी काम करते हैं। सर्विस में थोड़ा सा मसला ही आएगा। ठीक है जी। तो ये हेड ऑफिस का कोई इशू नहीं है कि हेड ऑफिस जहाँ भी हो, लेकिन आइदर वो हेड ऑफिस में वो इनकम टैक्स ले रहा है या वो पे कर रहा है टैक्स, या वो ब्रांचेस में वो टैक्स ले रहा है, तो वो कोई इशू नहीं है। जाने उसने टैक्स पहली बात है लेना नहीं है, पे करना है। ठीक है, और पे जो है ना वो एक ही रिटर्न होगी, वो आप इस्लामाबाद में बैठ के रिटर्न बनाओ, कराची में बनाओ, जहाँ मर्जी रिटर्न बनाओ, मसला नहीं है। ठीक है, आज जब आपका एक पोर्टल है, इस पोर्टल मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो, आपकी फेसबुक आईडी है, अपने घर बैठ के आप पोस्ट करो, आप आसमान पे जाके पोस्ट करो, आप दुनिया से किसी और कोने में चले जाओ, उसी आईडी के अंदर पोस्ट हो रही है। तो आप समझे कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आप किसी भी सिटी में अगर इनकम टैक्स की बात करते हैं तो उस चीज को भूल जाओ कि मेरा चाहे 50 ब्रांचेज हैं, सारे सूबों के अंदर फैली हुई हैं, इट डजंट मैटर यार। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सर, एक बहुत छोटे से क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा माइक करीब कर लो, बड़ा मसला आता है थोड़ा सा आवाज का, नाराज ना हो तो। छोटे से क्वेश्चन है सर। अच्छा, ये सब सोल प्रोप्राइटर रिटर्न फाइल करेगा तो अपने बिजनेस के नाम से करेगा या अपने नाम से करेगा? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो इसकी रिटर्न होगी, अभी हमने रिटर्न पे अभी गया नहीं है, बता दूं कि ये इसका इस रिटर्न के अंदर सेक्शन बने होते हैं। एक हिस्सा होता है कि सैलरी लेता है, एक हिस्सा होता है ये प्रॉपर्टी का रेंट इसको आता है, एक हिस्सा होता है बिजनेस का। तो ये बिजनेस का जो एरिया होगा उसके अंदर इसकी फिगर डाली जाएंगी,
नाम इसके पे जाएगी गवर्नमेंट के पास, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर इटसेल्फ इस बंदे से अलग कुछ भी नहीं है। अगर ये बंदा है तो ये बिजनेस है, बंदा नहीं होगा तो ये बिजनेस भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। जी मुबीन साहब। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुबीन साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है जी, फिर अगर क्वेश्चन है तो हाजिर हूँ, वरना इजाजत चाहता हूँ। चलें, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।